स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन आपकी स्क्रीन पर होते हुए दिख रहा है। बाजार में एक बार फिर से आप देख रहे हैं कुछ स्टॉक्स की तरफ से बढ़िया स्ट्रेंथ आ रही है। निफ्टी पर तो आज आपको कुछ एक्शन नहीं दिखेगा, बट बैंक निफ्टी में भरपूर मजबूती आते हुए दिख रही है, जैसा हम सुबह बात भी कर रहे थे। और इसके साथ ही नतीजों का भी पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहा है। इस समय की बड़ी बातें पर फोकस करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं डॉक्टर लाल के जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं। आय में हल्की बढ़त है, 486 करोड़ से बढ़कर 491 करोड़ की आती दिख रही है, तो एकदम फ्लैट आपको रेवेन्यू आते हुए दिख रहा है। मुनाफा यहां पर आपको 57 करोड़ का आते हुए दिख रहा है, 55 करोड़ का अनुमान था, तो हल्की बढ़त आपको मुनाफे में आती दिख रही है। एकदम फ्लैट ही है, बट ओवरऑल बेसिस पर देखें अनुमान के मुताबिक तो ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ ही है, बट ओवरऑल बेसिस पर देखें तो 62 करोड़ से घटकर 57 करोड़ का आपको यहाँ पर मुनाफा आते हुए दिख रहा है। तो मामूली सी गिरावट दिख रहे हैं डॉक्टर लाल के आपकी स्क्रीन पर इस समय। और भी डिटेल्स इस पर आएंगी। जहाँ तक कामकाजी मुनाफे की बात है, करीब 5% की गिरावट आपने कामकाजी मुनाफे में देखी है। 122 करोड़ से घटकर 116 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आया है। मार्जिन की बात करें तो 25% से घटकर 23.5% के मार्जिन आए हैं, तो सुस्त नतीजे माने जाएंगे। रेवेन्यू एकदम फ्लैट है और मामूली गिरावट आपने कामकाजी मुनाफा और मुनाफे में आती हुई देखी है। मार्जिन में भी आपने कटौती देखी है। चलिए और भी नंबर्स पर करना है फोकस पर। आइए इस समय की जो सबसे बड़ी बात है पहले वो जान लेते हैं। जहां तक बाजार की बात है, जैसे मैंने कहा बहुत ही फ्लैट ट्रेड हो रहा है इस समय। अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो बिना किसी बदलाव के चेंज ट्रेड होते हुए दिख रहा है, बट बैंक की तरफ से जबरदस्त मूव है। 250 अंक ऊपर बैंक निफ्टी है, 43,600 के इर्द गिर्द आपको कारोबार होते हुए दिखेगा। प्राइवेट बैंक्स 2 दिनों से ये मजबूत हैं। आज पीएसयू बैंक्स की तरफ से भी आपको सहारा आते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल्स, पीएससी कंपनीज, आईटी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, यहां पर भी आपको खरीदारी दिख रही है। स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस करना है, बट नतीजों का रिएक्शन ज्यादा हावी होते हुए दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में शॉर्ट कॉल आ ही गया था अनिल जी की तरफ से, उस पर आपको प्रेशर दिख रहा है। एलएनटी पर आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज के बाद पूरा का पूरा फार्मा शेयर भी, फार्मा सेक्टर कमजोर है, और एलएनटी के साथ बाकी कैपिटल और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर भी आपको थोड़ी कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो कुछ पॉकेट्स हैं बाजार की जो अंडर परफॉर्म इस समय कर रही हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, बड़ा डेटा कल यूएस की तरफ से इन्फ्लेशन का आ ही गया। थोड़ा उतार चढ़ाव उनके बाजार में था, पर आज सुबह से ही हल्की बढ़त आपको डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है। इस समय 50 पॉइंट ऊपर है, 40 पॉइंट ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में तेजी बनी हुई है। आज भी यूएस में इंपॉर्टेंट डेटा है, पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आने वाला है। ये भी इन्फ्लेशन और फेड पॉलिसी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको ट्रैक किया जाता है। डॉक्टर लाल के नंबर्स जो अभी मैं बता रहा था एकदम अनुमान मुताबिक आते हुए दिख रहे हैं, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। बट एशियन पेंट्स के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर इस समय आते हुए दिख रहे हैं, और अनिल जी भी हमारे साथ हैं तैयार। अनिल जी बाजार पर भी बात करते हैं, और अभी एशियन पेंट्स के नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है, दीप बताएं जरा। 966 करोड़ से बढ़कर मुनाफा यहां पर आपको 1230 करोड़ का आया है। अनुमान से 80 करोड़ ज्यादा है, क्योंकि 1153 करोड़ का मुनाफा था, का अनुमान था, उसके सामने 1230 करोड़ का मुनाफा आया है। तो फर्स्ट कट मुनाफा डेफिनेटली आपका अनुमान से बेहतर आते हुए दिख रहा है। जहां तक एशियन पेंट्स का सवाल है, ये तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि बॉटम लाइन पर बीट हुआ है। अब बाकी नंबर्स की बात करें तो हम यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ 12% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 8,810 की, उसके सामने अनिल जी 8,770 करोड़ की आई, तो ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही आपकी रेवेन्यू ग्रोथ आई है। मुनाफा अनुमान से बेहतर आते हुए दिखा है। ऑपरेशनल फ्रंट पर अनिल जी मार्जिन एक्सपेंशन की एक्सपेक्टेशन है, 18% से बढ़कर मार्जिन हमें एक्सपेक्ट किया है 20% के, और कामकाजी मुनाफे में 20% की हम बढ़त एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। देखते हैं ऑपरेशनली परफॉर्म कैसा ही किया है, बट रेवेन्यू इन लाइन है, मुनाफा अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिख रहा है। स्टॉक अभी डिसाइड कर रहा है कैसे रिएक्ट करना है। आई थिंक ऑपरेशनल नंबर पहली नजर में नंबर्स अच्छे हैं दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। फर्स्ट कट नंबर्स काफी मजबूत नजर आएंगे आपको, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मुनाफा उम्मीद से काफी बेहतर आता हुआ दिख रहा है, खासतौर से जब कॉस्ट प्रेशर वगैरह रहे उस वक्त अगर मुनाफा अच्छा आया है तो ये नंबर्स काफी बढ़िया कहे जा सकते हैं एटलीस्ट। और रेवेन्यू आपका इनलाइन है, 8,870 करोड़ आया, इनलाइन क्या उम्मीद से थोड़ा बेहतर ही है, और 8,810 करोड़ का अनुमान था, राइट। और मुनाफे में 1153 करोड़ के सामने 1230 करोड़, यानी कि लगभग 5-6% से ज्यादा की बीट है। तो अच्छे बढ़िया नंबर से अच्छे 29% कामकाजी मुनाफा आपका बढ़कर है, 1864 करोड़ का। हमारा अनुमान था यहाँ पर 1737 करोड़ का। मार्जिन अनिल जी बहुत मजबूत आते हुए दिख रहे हैं, 21.2% के मार्जिन है, हमारा अनुमान 20% के मार्जिन का। तो क्लियर बीट है ऑपरेशनल फ्रंट पर। यही नहीं, डबल डिजिट ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ में दिखी गई है डेकोरेटिव कारोबार में, तो अगेन वो भी एक अच्छा आंकड़ा ही माना जाएगा। हम भी 11 से 12% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहे थे, कंपनी भी कह रही है डबल डिजिट डेकोरेटिव सेगमेंट में ग्रोथ दिखी गई है।
अच्छे नंबर्स माने जाएंगे। अब स्टॉक में थोड़ा रिएक्शन भी आ रहा है, ऑपरेशनली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स अनिल जी। अनडाउटेडली बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस एशियन पेंट्स की मानी जाएगी। डे हाइस के आसपास स्टॉक आता हुआ दिख रहा है वापस नंबर्स के बाद में, तो काफ़ी मजबूत परफॉर्मेंस दीप मानकर चलना चाहिए एशियन पेंट्स की। और स्पेशली इस तरह के माहौल में जब थोड़ा कॉस्ट प्रेशर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, उस समय अगर 21% के आसपास की मार्जिन है तो वो मार्जिन बहुत बढ़िया कहे जाएंगे। तो दमदार परफॉर्मेंस एशियन पेंट्स की। आइए जरा हिमांशु जी से राय ली जाए चार्ट पर। हिमांशु जी, एशियन पेंट्स। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी देखिए, हालांकि स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है, अभी तक कोई ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन नंबर आने से 5-6 दिन पहले से स्टॉक में एक मूव आता हुआ नजर आया और स्टॉक लगभग 2900 के लेवल से चलता हुआ ऑलरेडी 3100 रुपए के आसपास आ चुका है और 3100 के आसपास ही यहाँ पर स्टॉक की 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा अनिल जी कि क्या नंबर्स के बाद ये 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर पाता है। तो 3080-3100 का लेवल वॉच आउट करना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है आज या फिर कल रिपोर्ट्स वगैरह आने के बाद, तो मुझे लगता है अनिल जी स्टॉक में जो अंडर परफॉर्मेंस है वो एक कैचअप करता हुआ नजर आ सकता है और आने वाले समय में स्टॉक पहले 3160-150 और उसके बाद 3300 की तरफ भी जाने का पोटेंशियल रखता है। बड़े बड़े बुलिश टारगेट एकदम, तो 10% की अपसाइड दिख रही है। क्या बात है, क्या बात। बट नंबर्स बढ़िया सर, ऑपरेशनली अब देखिए क्लियर बीट आया है और प्रॉफिट में भी अच्छा मूव आपको आते हुए दिखा है। 21.25 पैसे का डिविडेंड भी दिया है। चलिए, तो एशियन पेंट्स के नंबर्स आ गए, अभी अभी डॉक्टर लाल के नंबर्स भी आ गए। जी, आपका भी इंतजार था। यस, बैंक निफ्टी सुपर फॉर्म में 250 ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आज थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है, एकदम फ्लैट है, नीचे नहीं जा रहा है तो ऊपर भी नहीं जा रहा है। थोड़ा फार्मा से डेफिनेटली प्रेशर आपको आते हुए दिखा है। एलएनटी के भी कमजोर नतीजे थे और बड़े बड़े कट्स वहां पर हैं। आईटीसी थोड़ा सुस्त है, एसबीआई थोड़ा सुस्त है, रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सुस्त है, तो वहां से थोड़ा बड़ा एक्शन नहीं आ रहा है। बट अदरवाइज बाजार में तो मूव अच्छा है। बैंक्स की तो पूरी चांदी है सर। आज तो सुबह अपनी बात हुई थी कि भाई आज बैंक्स ने कल जो करेक्शन दिया है पूरा, और वो करेक्शन पूरा करके जो वापस से बढ़े हैं आपके स्क्रीन पर, वो करेक्शन पूरा करके बढ़ने का जो काम किया है वो बहुत मजबूत माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रुझान तेजी का ही है, किसी दिन निफ्टी किसी दिन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अच्छा कंसोलिडेशन दे चुका था, तो एक बढ़िया ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है बैंक निफ्टी। और मेरे ख्याल से निफ्टी में भी दीप देखें तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं। 100 पॉइंट की रेंज है, 18,289 लो है, 18,389 हाई है, एग्जैक्ट 100 पॉइंट की रेंज है। और निफ्टी में भी आप देखेंगे तो हालांकि 775 का हाई दिखा रहा है, वो हुआ नहीं है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डेज हाई के आसपास 43,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो मेरे ख्याल से तेजी का रुझान बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, बढ़िया है, तेजी का रुझान बनाए रखिए आप इस पर। एशियन पेंट्स की तरफ से जैसे जैसे और थोड़ी कमेंट्री आती रहेगी हम आपके लिए हाईलाइट भी करेंगे। आइए बाजार की थोड़ी बातें करते हैं। नंबर्स आ रहे हैं थिक एंड फास्ट, और कौन से नंबर्स आना बाकी हैं और कौन से ट्रिगर्स हैं जहां पर बाजार की नजर है, पहले नुपुर हमें बताएंगे। नुपुर बताइए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले निफ्टी से आयशा मोटर्स के नतीजे आना है बाकी, एशियन पेंट के जस्ट अभी आए। एफएनओ की बात करें तो आदित्य बिरला कैपिटल, दीपक नाइट्राइट, बलरामपुर चीनी, इंटेलेक्ट डिजाइन और सीमेंस के नतीजे आना बाकी है, तो इस पर है बाजार की नज़र। इसके अलावा एमएससीआई मई के महीने का जो इंडेक्स रिव्यू वो आज क्लोजिंग के बाद अनाउंसमेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। आईपीओ से नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट का आईपीओ आज बंद हो जाएगा, 95 से 100 रुपीज़ पर की प्राइस पर है और इशू साइज देखेंगे तो करीबन 3200 करोड़ के आसपास का है। ग्लोबल से इंपॉर्टेंट डेटा आता दिखेगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड से यूके की पॉलिसी आज आने वाली है, तो यहाँ पर नजर रहने वाली है। साथ ही साथ अप्रैल के महीने का पीपीआई का डेटा आने वाला है यूएस से, तो यहाँ पर भी मैक्रो के लिहाज से नजर रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है ये भी। फ्राइडे की बात करें तो निफ्टी से सिप्ला, टाटा मोटर्स के नतीजे आते दिखेंगे। एफएनओ के स्टॉक से काफी सारे जहाँ पे नतीजे आने वाले हैं, मनप्पुरम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, पॉलीकैब इंडिया, कोलगेट, एचपीसीएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वेदांता, डीएलएफ और आईजीएल के कुछ काउंटर से जहाँ नतीजे आने वाले, तो इस पर भी रहेगी नजर। टाटा मोटर्स बोर्ड बैठक नतीजों के साथ कंपनी डिविडेंड पर भी विचार करेगी, तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, यहाँ पर भी रहेगी बाजार की नज़र। पीवीआर का नाम चेंज होने वाला है, पीवीआर आइनॉक्स कल से इफेक्टिव हो जाएगा मर्जर के बाद, तो यहाँ पर भी रखेगा ध्यान। टीम लीज की बात करें तो जो बायबैक है वो ओपन होगा 12 तारीख से 25 मई तक ये ओपन रहने वाला है। टेंडर ऑफर के थ्रू ये बायबैक किया गया है, प्राइस 3050 की है, करीबन 3.5 लाख शेयर्स इसमें दिए जाएंगे। एवलॉन टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में लिस्ट हुआ था, 50% आईपीओ लॉक इन जो है वो खत्म हो जाएगा 30 दिन वाला, तो यहाँ पर भी रखनी है नज़र।
हमारे इंडिया में देखेंगे तो सीपीआई का डेटा आने वाला है अप्रैल के महीने का, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मार्च के महीने का जो डेटा है वो भी कल आते दिखेगा। तो मैक्रो से ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। साथ ही साथ यूके की बात करें तो Q1 का जीडीपी जो आंकड़ा है वो भी आने वाला है, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। सैटरडे के दिन भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। एफएनओ से नवीन फ्लोरिन, और कैश में देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट के नतीजे आते दिखेंगे। अदानी एंड अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन भी फोकस में रहने वाले, क्योंकि बोर्ड बैठक है, पूंजी जुटाने पर विचार होने वाला है। थेमिस मेडिकेल, यहाँ पे बोर्ड बैठक कंपनी नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और शेयर विभाजन स्टॉक स्प्लिट पर भी विचार करने वाली है, तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है यहाँ पर भी। और गुजरात हेमिस की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगी। तो ये आने वाले कुछ इवेंट्स कुछ दिनों के लिए। ओके, तो ढेरों इवेंट्स हैं जहाँ पर आपको रखनी है। इसके साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो अब आ रही है एशियन पेंट्स में, वो ध्यान रखें, डबल डिजिट वॉल्यूम। ये एफएमसीजी कंपनियों के मुकाबले में डबल है। जहाँ आप देखिए आज आपकी 5% मैरिको ने दी है, 6% आपकी वॉल्यूम ग्रोथ गोदरेज सीपी की आ रही है, उसके कंपेरिजन में डबल 12% की वॉल्यूम ग्रोथ। मतलब मुझे याद नहीं आता कि पिछले कुछ समय में कब एशियन पेंट्स की तरफ से इतनी दमदार नंबर्स आए थे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स एशियन पेंट्स की तरफ से आता है लंबे समय के बाद। बहुत मजबूत नंबर से दी, बहुत मजबूत नंबर से अनडाउटेडली। तो मेरा शायद वॉल्यूम ग्रोथ पर ध्यान नहीं गया था, अभी मैंने देखा तो वॉल्यूम ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव है। 11 से 12% का अनुमान था। हाँ, और कंपनी का रेट डबल डिजिट है। और स्पेशली क्या है, जब रूरल डिमांड का आपको सपोर्ट नहीं है, करेक्ट, उसके बावजूद 12% और जो ग्रोथ है वो बहुत मजबूत ग्रोथ कही जाएगी। तो बढ़िया ग्रोथ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इस नंबर के दम पर आप इतना मानकर चल सकते हैं कि अपग्रेड्स आना तय है। आना तय है ना? आएंगे अपग्रेड्स, पक्का आएंगे, क्योंकि एशियन पेंट्स को चाहने वाले बहुत हैं एक्चुअली, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी हो, हमें तो ये बेचना नहीं है, तो हमें खरीदना है जब भी मौका लगे। वो ऐसा है, चाहे रिजल्ट खराब है तो खरीदना है, चाहे रिजल्ट बहुत अच्छा है तो खरीदना है ना। इन आइदर केस खरीदना है, वो लॉन्ग ओनली स्टॉक टाइप है ये। सो आई थिंक अब बड़े लंबे समय बाद लोगों को ये पसंद आएगा 100% आएगा। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे कहे जा सकते हैं, मतलब ये नंबर्स बढ़िया हैं, अपग्रेड के लायक नंबर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए बढ़िया, अपग्रेड लायक नंबर्स हैं। जैन साहब से एक बार राय ली जाए। बिल्कुल सर, आइए। जैन साहब, आपकी विशेष टिप्पणी पेंट स्टॉक्स में दिग्गज एशियन पेंट्स के दमदार नंबर्स और वॉल्यूम ग्रोथ जो आई है वो वाकई में काफी इंप्रेसिव है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और देखिए ये अच्छा खासा करेक्टेड भी था, और सुमित जी ने इसके 200 डेमा के बारे में भी बोला, उसके ऊपर भी ये स्टॉक आ रखा है और पिछले 4-5 दिनों से बहुत अच्छी रेजिलियंस दिखा रहा है। और दूसरे पेंट कंपनीज के भी नतीजे अच्छे आए। अब इस कंपनी की बात ही कुछ और है, जैसा आपने कहा ना कि ये स्टॉक ऐसा लोग मतलब इसको बेचना नहीं चाहते, और ये एक्चुअली उसके लिए डिजर्व भी करता है। और अब ये कंपनी एक्चुअली बहुत सारे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस किए, और वाकई में ये लोग जो अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं और जो डीलर लेवल पे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इट्स अल्टीमेट। मतलब मैं ये चैनल चेक से बोल रहा हूँ अनिल जी, कि ये लोग बाथ में मतलब सैनिटरी वेयर में आ गए, बाथ वेयर में आ गए, सिंक्स में आ गए हैं, वॉश बेसिन बनाने लग गए, फिर आपके इवन फर्निशिंग्स करने लगे, पर्दे वगैरह भी, मतलब लाइटिंग्स वगैरह, ये सारे धीरे धीरे इनमें भी आ रहे हैं। हालांकि इसका कंपोनेंट बहुत छोटा अभी 2.5-3% है टॉप लाइन का, बट ये बिजनेस में अगर ये इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में आ जाए और ये धीरे धीरे ये काम करने लग जाए तो बहुत जबरदस्त होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखें तो जो सेकंड प्लेयर है बर्जर पेंट से भी आज 2.5 गुना 3 गुना ये ऊपर है। तो ये एक तरीके से, मैं और भी पेंट इंडस्ट्री के जो लोगों से बात करता हूँ दूसरे कंपनी के, तो देखते हैं कि ये अलग ही तरीके की इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। दूसरे कॉम्पिटिटर्स इनके मार्केट शेयर को ले ही नहीं पाते हैं। हालांकि जो उन लोग का टॉप लाइन बढ़ रहा है या सेल्स बढ़ रही है तो वो बेसिकली मार्केट बढ़ रहा है इसीलिए, बट ओवरऑल ये अपने मार्केट शेयर को काफी मेंटेन रखते हैं। और देखिए बहुत ही रोबस्ट कंपनी है, वर्ल्ड की, एशिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी, वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट कंपनी, 50 साल की मार्केट लीडरशिप। तो आई बिलीव कि एशियन पेंट्स बाय ऑन डिप्स तो ही है, और अभी भी जिन्होंने लिया नहीं वो ले सकते हैं। जस्ट दैट की वैल्यूएशन 77 के 3 मल्टीपल पे ये स्टॉक चलता है, बट देन ग्रोथ भी देता है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए बहुत बढ़िया है अपने पोर्टफोलियो के लिए। लॉन्ग टर्म स्टोरी बढ़िया है और पोर्टफोलियो स्टॉक है ये, एशियन पेंट्स पर रखे नजर। आई थिंक बंसल जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। बंसल जी बोले सर। जी दीपांशु, देखिए मैं यही बताना चाह रहा था कि कंपनी ने काफी डाइवर्सिफाई कर रखा है, जैन साहब ने वो ऐड करा। बट एक चीज है दीपांशु, ये ना सिर्फ पेंट बेचते हैं, अगर आप अनिल जी कोई भी इनको कांटेक्ट करोगे ना, अपने घर की लिविंग रूम की कोई दीवार को स्पेशल कलर में पेंट कराना है, नॉर्मल भी पेंट कराना है, तो भी इनकी टीम आएगी, आप कराओ ना कराओ। और अनिल जी को मेरी एक रिक्वेस्ट है, अनिल जी इस बार आपका बर्थडे आने वाला है तो अपने लिविंग रूम पे अनिल जी एक स्पेशल वॉल पेंट करा लीजिए। जैसे कोविड टाइम पे आपका बर्थडे हम लोगों ने
जूम पे बनाया था, तो दिल्ली से हम, जयपुर से जैन साहब और सब लोग कनेक्ट हुए थे, चित्तौड़ से भी, उदयपुर से भी। तो अनिल जी, इस बार भी कुछ कर लो आप, पेंट वेंट करा के। लास्ट टाइम जब आपने बोला था कि मैं ब्लू स्टार का एसी यूज करता हूँ, तो ब्लू स्टार रुका ही नहीं अनिल जी वहां से, ब्लू स्टार रुका ही नहीं। और कहीं आपने एशियन पेंट की दीवार पेंट करा के जूम पे बर्थडे बना लिया। तो अनिल जी, ये 77 की पी 100 को पार कर जाएगी। ऐसी गलतफहमी ना मुझे है ना आपको होनी चाहिए। फिर भी आपका आइडिया पेंट करवाने तक का ठीक है। तो उस पर जरूर एक बड़ी 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और उसकी सिफारिश 6 महीने में दी जाएगी, ताकि उसको अगली बर्थडे के पहले लागू किया जा सके। तो इसका मतलब समझ, कमेटी का मतलब तो आपको मालूम ही, जो काम टालना हो उसके लिए हम कमेटी बनाते हैं। ओके, धन्यवाद बंसल जी, बहुत अच्छे सुझाव देने के लिए जी। चलिए, ये है आपके लिए एशियन पेंट्स, जो क्लियरली बढ़िया नंबर्स के साथ मूव कर रहा है। बट और कौन से नंबर्स आ चुके हैं और कौन सी खबरें आज आइए एक बार अरमान से भी जान लें। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए जी। कई सारे नतीजे हैं, जिसमें अजमेरा रियल्टी की बात करें तो मुनाफा यहाँ पर इनका 14 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ पर आया है। आय में भी आपको लगभग 37% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखेगी। हालांकि जो मार्जिन्स हैं वो इंप्रूव हुए हैं, वो 22.2% से बढ़कर लगभग 27% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और इसी के चलते अगर आप देख रहे हैं कि मुनाफा लगभग आपको फ्लैट के आसपास 14 करोड़ से बढ़कर लगभग 15 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। भारतीय एयरटेल, यहाँ पर इनका अफ्रीकी जो कारोबार है वहाँ से अपडेट आता हुआ दिखा है। आय में लगभग आप देखेंगे 10% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफे की बात करें, मुनाफा जो $19 करोड़ से बढ़कर $19.5 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और आरपू की अगर आप बात करें, जो पहले था उसी पर बरकरार है, $3.2 पर। किर्लोस्कर ब्रदर्स की बात करें, मुनाफा लगभग 93% बढ़ा है, क्योंकि अगर आप मार्जिन्स की बात करें, जो मार्जिन्स 10% के आसपास थे वो बढ़कर लगभग 13% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और कामकाजी मुनाफे में भी लगभग आपको अच्छा खासा उछाल दिख रहा है, 94 करोड़ से बढ़कर लगभग 145 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। अल्काइल माइंस, यहाँ पर मुनाफा लगभग 5% के आसपास बढ़ा है। आय की बात करें 3% घटकर आई है। और मार्जिन्स में आपको थोड़ी बढ़ोतरी दिखेगी, 17.1% से बढ़कर लगभग 18.8% पर आते हुए दिखे हैं। अब आईपीओ अपडेट, जिसमें अगर आप नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट के आईपीओ की बात करें तो लगभग 2.4 टाइम्स जो है बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा 2 टाइम्स है और अदर्स का हिस्सा अगर आप देखें तो लगभग 3 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में मैनकाइंड फार्मा, जो कि हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी, जिसमें मैनकाइंड फार्मा पर इनकम टैक्स की जो है छापेमारी आती हुई दिखी, और बीएससी पर एक्सचेंज ने जो है उनसे सर्कुलर में ये उस पर क्लैरिफिकेशन है वो भी जो मांगा है। एनसीएलटी ने कल जो गो फर्स्ट के इंसॉल्वेंसी याचिका पर सुनवाई होने वाली है, यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा कि अंतरिम आदेश जारी करने पर इनकार किया गया था। गुजरात गैस, यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, जो अगर आप देखें गुजरात की सारी कंपनियों के लिए आती हुई दिखी थी, यहाँ पर गुजरात गैस ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉलिसी है उसके बदलाव को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। हिंद कॉपर क्यूआईपी के जरिए ये फंड जुटाने पर विचार करेंगे, और ये जो बैठक होने वाली है 19 मई को होने वाली है, और उसी के साथ साथ 500 करोड़ के जो बॉन्ड्स हैं उसके जरिए भी जो फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। एबीबी बेंगलुरु फैक्ट्री का जो है विस्तार करेंगे। और कोजेंसिस के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि अगर आप डीसीजीआई ने 1 अगस्त से 300 जेनरिक जो ब्रांड्स हैं उसके लिए क्यूआर कोड जो है वो अनिवार्य कर दिए हैं। और अंत में अगर आप बात करें, सिर्फ एक ब्लॉक डील है जिसमें आरवीएनएल लगभग 30 लाख शेयरों के कई होते हैं। ओके, तो आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स आपके लिए हैं। कुछ और नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। न्यूलन लैब्स है, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड है। नंबर्स अब थोड़ी गति वहां पर आपको पिकअप भी होती हुई दिख रही है। आई सारे मेहमान भी हैं तैयार। एशियन पेंट्स की तो बात हो गई, बट और कौन से स्टॉक्स पर एक्शन जानते हैं। पहले बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप। देखिए, कंजम्पशन मुझे लगता है एज अ स्पेस अभी तक कोई बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब कंजम्पशन से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उनमें मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज सुबह अगले साहब ने बाटा में खरीदारी की राय दी थी। मेरे रडार पर है टाइटन, जो कि एक अच्छे रनअप के बाद अब एक कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अभी आया हुआ है। 2760 2762 के आसपास के फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। 2740 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। 2810 रुपए तक का टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि टाइटन में आज के सेशन में आता हुआ नजर आ सकता है। और इसके बाद जैसे ही स्टॉक 2800 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देगा, ना केवल चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, बल्कि नए हाइज बनते हुए आने वाले समय में भी टाइटन में देखने को मिलेंगे। तो टाइटन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये है वो स्टॉक जहां पर करें खरीदारी 2740 के स्टॉप लॉस के साथ 2800 और 2810 के टारगेट के लिए। राय हिमांशु जी की राय आ रही है वागले साहब की तरफ से भी, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर।
अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। HUL को बाय करना है। HUL में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है आवरली चार्ट्स में 2585 86 258586 के आसपास का भाव है। मुझे लगता है ये 2620 तक आपको कल तक मिलना चाहिए। यहाँ पर बाय करें, आपका स्टॉप लॉस 2565 का होना चाहिए। तो 15-17 रुपए की रिस्क होगी, 20 रुपए की रिस्क होगी, ऊपर में एक 40 रुपए आपको मिलने चाहिए। 2530 तक के 2630 तक के टारगेट्स में कल के दिन में देख रहा हूँ। दिग्गजों पर खरीदारी करने की राय आ रही है, यानी कि निफ्टी थकने का नाम नहीं लेगा। अगर HUL और टाइटन जैसे FMCG स्टॉक्स चलने शुरू हुए तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में एक्शन और कितना और कहां बढ़ता हुआ नजर आएगा। आइए इसी पूरी प्रोसेस में कुणाल जी की एब्सेंस में राकेश जी ने जिम्मेदारी संभाली है दोनों की, और चार्ट कॉर्नर के बिगुल की है रिक्वेस्ट। बताएं सर। अनिल जी, जिम्मेदारी तो ठीक से निभी नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश थी कुणाल जी के एब्सेंस में, मैं कोशिश करता हूं कि पहला बिगुल मेरा ही हो। वो आपके घर की दीवार की चक्कर में अनिल जी नंबर तीसरा और रह गया मेरा। तो हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है एक्साइड पे खरीदारी की राय है। एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक ने करेक्शन दी थी, करेक्शन के बॉटमिंग आउट के संकेत हैं और ये स्टॉक दोबारा से ऊपर चलने को तैयार है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 187 का स्टॉप लॉस लगाना है, 195 196 197 के टारगेट के लिए। एक्साइड है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। ओके, तो ये है आपके लिए एक्साइड चार्ट कॉर्नर का पिक आते हुए दिख रहा है। अर्निंग्स सडनली सारे नंबर्स एक साथ ही आ रहे हैं। AB कैपिटल के भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं इस समय। एक्शन में ये काउंटर भी दिख सकता है। बंसल जी, AB कैपिटल का जरा चार्ट भी आप पुल अप कर लीजिए, आप ही के पास मैं आ रहा हूँ। मुनाफा अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर आपको दिखा रहा है। कंसो आई भी अगर आप देखें तो 6,617 करोड़ से बढ़कर 8,025 करोड़ की आई है। मुनाफा 450 करोड़ से बढ़कर 610 करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है। तो फर्स्ट कट नंबर्स AB कैपिटल के अच्छे ही दिख रहे हैं। 21% रेवेन्यू में ग्रोथ आपको यहाँ पर आती हुई दिख रही है। मुनाफे में भी हेल्दी ग्रोथ ही आई है। बाकी इंटरनल्स भी आए, उससे पहले एक बार जरा चार्ट्स बंसी जी राय दें AB कैपिटल। दिवांशु, चार्ट्स पॉजिटिव है। नीचे में 170 एक अच्छा सपोर्ट है, 172 के अराउंड चल रहा है। और टेक्निकली स्टॉक का नेक्स्ट हर्डल ऊपर में जो इमीडिएटली 175 है, तो 170 सपोर्ट है, 175 एक हल्की सी हर्डल है। अगर 175 के लेवल्स क्रैक होते हैं तो ऊपर में 178 180 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। जिनके पास है होल्ड करें, जिनके पास है होल्ड करें। यह है आपके लिए AB कैपिटल, जिसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा स्टॉक अप रिएक्शन भी कर रहा है। थोड़े और इंटर्नल्स भी इसके आने वाले हैं, उस पर भी करेंगे बातचीत। बट स्टॉक मूवमेंट यहाँ पर आपको होते हुए दिख रहा है। कंजम्पशन स्टॉक्स पर भी रखे नजर, यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स का भरोसा भी आ रहा है। और फाइनेंशियल्स पर भी रखे नजर, यहाँ पर तो आपको मूव आती हुई दिख ही रही है। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर मूव हो रही है उस पर भी रखनी है नजर। ग्लेनमार्क पर एक्शन अच्छा आते हुए दिख रहा है, ये काफी एक्टिव हो रहा है। इप्का भी आपको एक्टिव होते हुए दिख रहा है। एक दो फार्मा स्टॉक्स हैं जहां पर आपको थोड़े रिवाइवल के संकेत आ रहे हैं इस समय। सारे फार्मा में खराबी नहीं है, फार्मा के लिए वैसे तो अच्छा दिन नहीं है आज, बट चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स हैं जहां पर मूव अच्छी आ रही है, ग्लेनमार्क इन पर्टिकुलर। बट आइए बात करनी है आज के टॉप लूजर की, जिसकी वजह से सुबह काफी बड़ी गिरावट बाकी फार्मा शेयर्स में आती हुई दिखी थी। 6.5% का कट डॉक्टर रेड्डी। स्टॉक ऑफ द डे में तो सेल कॉल आ ही गया था सुबह। सारे नीचे के लेवल्स ऑलमोस्ट ओपनिंग लेवल्स पर आ गए, बट अभी भी अपनी गिरावट पर है। डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इतना क्या हो गया डॉक्टर रेड्डीज में, और क्या ये वर्स्ट ऑफ इट है? यहाँ से स्टॉक बुल होगा या बेयर, इस पर आशीष और नुपुर हमारे साथ तैयार हैं। गिरावट वाला स्टॉक है जी, बुल से शुरुआत करें या बेयर से? कौन सा? डॉक्टर रेड्डी है ना, नुपुर से करनी पड़ेगी। इसी का सेक्टर है 100%। वेटेज तो देना पड़ेगा, वेटेज तो देना पड़ेगा। और वैसे भी आशीष ज्यादा कुछ बोलेंगे भी नहीं उनके सामने। जी नुपुर, आप बोल दीजिए जो बोलना है। बिल्कुल सर। शुरुआत करूँ तो नंबर्स 15% की ग्रोथ आई में दिखी थी। आशीष आर्ग्यू करेंगे कि एडजस्टेड बेसिस पे देखोगे तो आशीष आर्ग्यू इस बात पे करेंगे। अच्छा, ये पूरा मतलब साथ में बनाया लिंक के, मतलब डिस्कशन पॉइंट। वो जैसे एक कहावत है कि भाई जो अच्छा वकील होता है ना, वो कानून जानता है, लेकिन महान वकील वो होता है जो जज को जानता है। तो आप इसमें कौन सी वाली में फिट होती है नुपुर?
सर ये तो जज को जानने वाली है, मेरे पॉइंट्स पहले ही बता दिए उन्होंने। हाँ, इसीलिए तो बोला। तो बना के मैंने ही दिया ना आशीष को, इसलिए। बताइए। बिल्कुल सर, आय में करीबन 15% की ग्रोथ है वाई बेसिस पे। एडजस्टेड भी देखेंगे तो 5% की ग्रोथ दिखेगी आपको। डोमेस्टिक कारोबार से काफ़ी हद तक सहारा मिलता हुआ दिखा है। 33% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाई बेसिस पे आती हुई नजर आई है। और सारी फार्मा कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे जो इंडिया का बिजनेस है वो रिवाइव हो रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के लिए भी अच्छा चंक आता है इंडिया से, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए आगे चलकर। लेकिन जैसे कि आपने बताया तो मैं वही तर्क के साथ शुरुआत कर लेता हूं कि एडजस्टेड बेसिस पर हर लिहाज से देखिए और कोई भी पैरामीटर से देखिए नतीजे आपको कमजोरी नजर आएंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो आय का आंकड़ा है, जहां पर अगर आप देखें तो फेस ऑफ इट ग्रोथ अच्छी लगेगी, लेकिन तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो नतीजे काफी कमजोर देखने को मिले। खासतौर पर अगर आप देखें तो नतीजों में एडजस्टमेंट भी काफी ज्यादा है, आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा और आप मेरे तर्क से शायद सहमत भी हो, इसके लिए बता दिया कि एडजस्टेड बेसिस पर नतीजे बेहद कमजोर है। बिल्कुल, जो हो चुका वो हो चुका। आगे की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। FY25 की बात करें तो 25% के मार्जिन पर वो कॉन्फिडेंट है। फिलहाल इस क्वार्टर में 21% के आसपास आए, लेकिन रिपोर्टेड बेसिस पे 25% है, तो वो इस पे काफ़ी कॉन्फिडेंट है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डबल डिजिट की ग्रोथ सारे सेगमेंट्स में आने वाली है। US इंडिया सारे ही सेगमेंट में आगे चलकर। और US के कारोबार में जहाँ कमजोरी इस क्वार्टर में दिखी थी, अब उनका मानना है कि 25 से 30 नए प्रोडक्ट्स आएंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। और इंडिया की ग्रोथ इंडस्ट्री से अभाव हो सकती है। इंडिया की ग्रोथ होगी, लेकिन इंडिया से कारोबार का कंट्रीब्यूशन कितना है, बहुत कम है कंपैरेटिवली अगर आप देखें। लेकिन एक और खास बात यह है कि यूएस कारोबार में अगर आप देखें तो जैसा आप बता रही थी कि डबल डिजिट ग्रोथ आएगी, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तक जितने भी फार्मा कंपनीज के नतीजे अगर आप देखें तो यूएस में कहीं पर भी किसी को डबल डिजिट ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। इन्हें कहां से मिलेगी? और खासतौर पर आप देखिए जो भारतीय सेंट्रिक फार्मा कंपनीज है वो काफी ज्यादा बेहतर कर रही हैं। कल हमने नई लिस्टिंग भी देखी थी और वहां पर भी अगर आप देखें तो इनका कॉन्सेंट्रेशन अधिकतर भारत में ही है, तो इसी का असर यहाँ पर देखने को मिला। और साथ में अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पर जो है जो मार्जिन की गाइडेंस दी जा रही है वो हासिल तो हो नहीं पा रही है। अभी भी बोल रहे हैं कि 25% की गाइडेंस है, लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई कि 22 से 25% की रेंज में बताई है। इससे पहले 25% की गाइडेंस थी, तो थोड़े से मार्जिन को लेकर ये खुद थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे, थोड़े से कॉशियस ज्यादा हो रहे हैं। तो बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। आशीष का कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कैश काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एक्विजिशंस कंपनी करती है, अपने ब्रांड्स को एक्सपैंड करती है, तो वहाँ से भी ग्रोथ आती दिखेगी। इसलिए शायद जेफरीज देखे तो उनकी बाई की रेटिंग, और इनफैक्ट उन्होंने तो इतने जो आपने तर्क दिए कमजोरी के कि एडजस्टेड बेसिस पे नंबर कम है, उसके बावजूद भी उन्होंने टारगेट को बढ़ाया ही है। अब उनका जो टारगेट है वो देखेंगे आप तो करीबन 5,600 के आसपास का है। लेकिन देखिए आपने एक रिपोर्ट बताई, मैं आपको 3 बता देता हूं। मैं रोज काफी सारी रिपोर्ट्स बताता हूं। जेपी मॉर्गन को देखिए, ये अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट घटाकर केवल 3,780 रुपए का कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग है। इन्होंने भी जो लक्ष्य है 4,840 ऑलरेडी था, इसे घटाकर 4,750 कर दिया। बाकी की भी तमाम रिपोर्ट सारी नेगेटिव ही है और शायद इसी का असर है कि आज स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। एक के सामने 3 रिपोर्ट्स हैं अनिल जी, किसकी रिपोर्ट पर विश्वास? ये आपस में डिसाइड कर ले भाई कौन जीता कौन हारा, क्या माना जाए डॉक्टर रेड्डीज? सर फ्यूचर देख के तो मैं ही जीती। चलो बढ़िया है। तो आशीष इस बार काफी कम बोलते थे, आशीष का पलड़ा भारी माना जाएगा। 3 रिपोर्ट है उनके पास में। चलिए ये है डॉक्टर रेड्डीज, नंबर्स के लिहाज से आपके सामने पूरा एक्शन। एक काम करते हैं संदीप जैन साहब, जो कि जनरली इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करते, तो उन्हीं से ओपिनियन ली जाए ताकि आपको न्यूट्रल अनबायस्ड ओपिनियन मिलेगी। जैन साहब आप ट्रैक नहीं करते ना इसको? नहीं अनिल जी। हाँ, तो बस आपको दोनों के तर्क और वितर्क पे ही आपको राय देनी है, बताएं सर। मैं एक डॉक्टर रेड्डीज का और एक खास बात बोलना चाहूंगा। मैं देखिए जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था तो पहले मैं प्राइमरी मार्केट्स में काम करता था, बट पहली बार सेकेंडरी मार्केट में कोई स्टॉक जो लिया था वो डॉक्टर रेड्डीज ही था। फिर मैंने 98-99 में पूरा बंद किया जब खूब लॉस और ये सब देखे और फिर अपना बिजनेस खड़ा करना था। तब ये मैंने स्टॉक की ये स्टोरी है। और उस टाइम पे ये स्टॉक हुआ करता था 300 रुपया 400 रुपया, और वहां से अच्छा खासा मल्टीबैगर और कॉर्पोरेट एक्शन हुआ। मैंने पूरी स्टडी की है इस कंपनी की, और सबसे बढ़िया बात फार्मा स्टॉक्स अभी मुझे अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट कल भी हमने हमारे क्लाइंट्स को सनोफी रेकमेंड किया था। आज हालांकि उस टाइम पे एक बार जरूर से टूटा, बट वापस से आज जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। एबर्ट लैबोरेटरीज अच्छा लग रहा है। हालांकि इनकी 1-2 बातें मुझे आशीष जी की बहुत बढ़िया लगी कि इंडिया सेंट्रिक बिजनेस और फॉरेन सेंट्रिक बिजनेसेस में थोड़ा इश्यू तो आता है। और कल जिस तरीके की मैनकाइंड की लिस्टिंग हुई और आज वहां पे रेट्स की भी बातें आ रही है, सो ओवरऑल मुझे लगता है कि वैल्यूएशन सस्ते हैं।
पिछले 3 क्वार्टर्स बहुत गजब के गए हैं डॉक्टर रेड्डीज के। जस्ट दैट कि पिछले क्वार्टर 2 क्वार्टर के मुकाबले मार्जिन कम थी, बट 24% का मार्जिन जो अगर हिस्टोरिकली देखें तो 24-25% के लगभग ही है। तो मैं तो कहूंगा कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, पैनिक नहीं करें, और जिनको लेना है हो सकता है कि 4200 टू 4400 कैन बी अ गुड रेंज। और अगर और बढ़िया स्ट्रेटेजी कोई ऑप्शन की लगानी है तो आप ये लगा लीजिए कि आप कोई पुट बेच ले 4200 4300 की, दैट कैन बी अ गुड स्ट्रेटेजी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रीमियम, बट दैट कैन बी अ स्ट्रेटेजी, क्योंकि आज इतना टूटा हुआ तो सर्टेनली एक बाउंस बैक मुझे लगता है कि वापस से देगा तो पुट का प्रीमियम झड़ जाएगा। बोरोइंग्स को कम किया है कंपनी ने, कैश फ्लोज अच्छे हैं, सो ओवरऑल कैगर प्रॉफिट की कैगर 30% की है। सो आई फील कि फार्मा इंडेक्स को देखता हूं और ओवरऑल ये लीडर है फार्मा सेक्टर का, अच्छा मौका है कि स्टॉक में बैठ सकते हैं। ये है आपके लिए राइट डॉक्टर रेड्डीज की। तो कोल जैन साहब ने बताया कि सेकेंड ईयर के वक्त से इनके रेडर। जैन साहब आप सेकेंड ईयर भी किया हुआ है आपने? यस सर। अरे सेकेंड ईयर मतलब बीकॉम सेकेंड ईयर में था। बीकॉम किया हुआ है आपने? अरे सर बीकॉम और एमबीए तो किया हुआ है। ओह अच्छा, मुझे एमबीए का ही पता था। ओके था, मुझे सिर्फ ये पता था कि बाद में आपने ट्रेनिंग रमेश दमान जी के पास की थी, बस वही पता। 5-7 बार तो आपने वही बताया खाली, कभी बीकॉम का आपने जिक्र ही नहीं किया कि बीकॉम भी की हुई आपने। अरे सर बीकॉम के दौरान मैंने स्टॉक मार्केट में कुछ काम किया था। हाँ। जबरदस्त इंटरव्यूज लेता था मैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज। ये देखो अभी भी आप खाली उन्हीं की बात कर रहे हो, आप बीकॉम की बात ही नहीं कर रहे। हमको कैसे पता चलेगा बीकॉम की है? जो अभी टीवी पे आते हैं, मैं एक रिसर्च कंपनी में काम करता था और बहुत बड़े बड़े दिग्गजों का टेलीफोनिक इंटरव्यूज लिया, और आज वो सारे के सारे बहुत बड़े स्पीकर हैं और टीवी। बंसल जी अब आप बताओ, अपने को कैसे याद रहेगा कि इन्होंने बीकॉम की हुई? बीकॉम की बात करने को ही तैयार नहीं जैन साहब। नहीं अनिल जी, कभी भी नहीं बताया। और अनिल जी आज बिल्कुल ये आपकी अपेक्षाओं पे पूर्ण उतरे। अनिल जी आपने बोला जैन साहब देंगे, एकदम न्यूट्रल रहा है, तो अनिल जी न्यूट्रल दिया, ना बोल ना बियर, दोनों की तरफ हो गए अनिल जी ये। तो एकदम न्यूट्रल राय दी है। और बीकॉम तो अनिल जी मुझे भी आज पहली बार ही पता चला कि जैन साहब ने बीकॉम करा हुआ है। मेरे को तो यही पता था इन्होंने एमबीए किया हुआ है। चलिए बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद जैन साहब न्यूट्रल राय आपकी देने के लिए डॉक्टर जी से। आइए अब मुलाकात की जाए सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, स्वागत है, बताएं क्या करना है आज सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। बताएं सर आपका पहला स्टॉक। दीपांशु आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सिरमा एसजीएस, जो अभी 296 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले टारगेट देता हूँ, शॉर्ट टर्म टारगेट है 320 के, स्टॉप लॉस रखना है 290 रुपए का। ये एक लीडिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे डिक्सन, नंबर, ये जो कंपनियां, केन्स, इस तरह की कंपनी है। मेनली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स, मदरबोर्ड्स, यूएसबी ड्राइव्स, ये सब बनाती है। 200 से ज्यादा कस्टमर्स है, एक मार्की क्लाइंट लिस्ट है जिसमें टीवीएस मोटर्स है, बॉश है, यूरेका फॉर्ब्स, एचयूएल, इन सबको कैटर करती है। 55% से ज्यादा रेवेन्यूज इनके एक्सपोर्ट से आते हैं। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है 2100 करोड़ की, और कंपनी कई सारे सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जैसे ऑटो है, हेल्थ केयर है, कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल्स है। और ऑटो में जो ईवी कंपोनेंट का सेक्टर है वहां पे भी कंपनी एक बड़ी प्लेयर है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां नजर आ रही है। फिर टेलीकॉम के सेगमेंट में भी, और टेलीकॉम में पीएलआई स्कीम जो है उसके लिए भी कंपनी इस क्वार्टर से एलिजिबल हो जाएगी। बाकी नए 2 प्लांट इनके शुरू करें कंपनी ने, एक तो मानेसर में, एक चेन्नई में, जो इसी क्वार्टर में शुरू हुए, तो उसका भी फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत में अब एक टेक ऑफ स्टेज में है, जिस तरह से दुनिया भर में चाइना का एक अल्टरनेटिव तलाश किया जा रहा है। मुझे लगता है भारतीय कंपनियां अच्छा करेगी। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशियल्स देखेंगे तो दिसंबर में रेवेन्यूज में 73% की ग्रोथ दर्ज करी है, प्रॉफिट्स में 70% ग्रोथ दर्ज करी है। 20 करोड़ का पैट था पिछले साल दिसंबर में, जो 34 करोड़ हो गया। एफआईएस भी बुलिश लगते हैं, कई अच्छे नाम है, जैसे फ्रैंकलिन है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मलाबार फंड, आईसीआईसीआई प्रू, ये सब इन्वेस्टेड है। तो स्टॉक अच्छा लगता है। अब मुझे लगता है बिल्कुल चलने को तैयार है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 320 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 290 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए सिरमा एसजीएस, 320 का टारगेट, 290 का स्टॉप लॉस, खरीदारी इस पर आप करके चल सकते हैं। दूसरी कॉल सर। दीपक, जो दूसरा जो आज का स्टॉक है, एक पसंदीदा स्टॉक है, बहुत नीचे लेवल से कई बार रिकमेंड किया है, सभी लोगों ने किया है, सीडीएसएल।
जो अभी 994 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 1040 के, स्टॉप लॉस रखना 975 का। भारत में जो 2 डिपॉजिटरीज है उसमें से एक है और सबसे बड़ी डिपॉजिटरीज है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स, और ये कंपनी एक प्रॉक्सी है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ या कैपिटल मार्केट्स में जो ग्रोथ देखी जा रही है उसकी। आज जिस तरह से भारत में रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, अब तो बाजार भी वापस से नए हाइस पे आ गए, तो नए रिटेल इन्वेस्टर्स वापस आने लगे और ये स्टॉक तो अच्छे लेवल्स पे आ गया। अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ। पिछले कुछ महीनों में जब बाजार खराब थे तो नए एडिशंस कम हो रहे थे, तो उसका असर देखने को मिला, बट मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल्स पे अब ट्रेड कर रहा है। फिर सरकार का जिस तरीके से फोकस है सेविंग्स को डिजिटलाइज करने का, जनधन अकाउंट्स खुले हैं, सरकार एनकरेज कर रही है फाइनेंशियल सेविंग्स को और उनको डिजिटलाइज करने की, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट सीडीएसएल जैसे कंपनी को होगा। बाकी एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, बीएसई इसकी प्रोमोटर है, और एक इनकी सब्सिडरी भी है सीडीएसएल वेंचर्स सीवीएल नाम की, जो कि केवाईसी रजिस्ट्रेशन करती है। वो भी अपने सेगमेंट में लार्जेस्ट है, 60% का मार्केट शेयर है। अब इसके फाइनेंशियल्स देखें तो बहुत ही दमदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 74%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 28-29% का, एक जीरो डेट कंपनी, और एफआईएस भी अराउंड 33% ओन करते हैं। सब नामी गिरामी फंड्स इसमें इन्वेस्टेड है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब वापस से चलने को तैयार है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 1040 का टारगेट, 975 का स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए सीडीएसएल, 1040 का टारगेट, 975 का स्टॉप लॉस, 1000 पर आपको इस समय दिख रहा है। और सिरमा एसजीएस 320 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 290 का होगा स्टॉप लॉस। 2 बेहतरीन पिक्स सीडी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी से भी स्ट्रैटेजी लेंगे कुछ मिनट में, उससे पहले एक कॉल आ रहा है बंसल जी की तरफ से, बिगुल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, ये जो चार्ट कॉर्नर पिक है, यहाँ कैश के लेवल्स दे रहा हूँ। फ्यूचर जो है डिस्काउंट में चल रहा है किसी डिविडेंड के चलते। एचडीएफसी पे खरीदारी की राय है। ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लगता है वर्स्ट इज ओवर फॉर एचडीएफसी। 2767 के अराउंड चल रहा है कैश के अंदर। 2733 2733 का स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी को खरीदने की राय है। 2806 2806 पहला टारगेट, 2825 दूसरा टारगेट। कुछ दिनों का नजरिया बना के एचडीएफसी में खरीदारी की राय है। एचडीएफसी में करें खरीदारी। यहाँ पर बंसल जी का आ रहा है भरोसा, स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। और एचडीएफसी का सहारा है तो फिर निफ्टी में भी थोड़ा एक्शन एक्सपेक्ट करिए। सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, देखो टाइटन, एचडीएफसी, एचयूएल, एक एक करके दिग्गज शेयरों में खरीदारी का मौका बन रहा है। तो आइए फिर जानते हैं निफ्टी पर भी क्या करना है। बैंक निफ्टी की तेजी में भी आप क्या कर सकते हैं इस समय। चलते हैं अनिल जी के पास और लेते हैं उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। स्टेबल है सर ग्लोबल मार्केट्स, 40 पॉइंट ऊपर डाउ और नास्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार में आपको आधे से 1% की तेजी दिख रही है। एशिया आज थ्रू एंड थ्रू कमजोर था, सिर्फ जापान फ्लैट बंद हुआ है, अदरवाइज बाकी सारे एशिया के बाजार में गिरावट थी, भारी नहीं बट गिरावट जरूर थी। बट हमारे बाजार में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। रुपया थोड़ा आज कमजोर है, 9 पैसे नीचे। क्या करना है सर? तेजी नहीं दीप, ठीक है। ग्लोबल तो ऐसा समस्या नहीं है, हरे निशान में ही है और बाकी हमारे बाजार ठीक है। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। पहले मैं एक बार एक एक करके आपको दोनों के लेवल्स बता दूं। निफ्टी पूरी संभावना है कि 18,300 को होल्ड करे क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि उसके बेहद करीब है और ऐसा लग रहा है कि हरे निशान में बंद होना चाहिए। 2 करोड़ शेयर हैं आपके लिए 18,300 के पुट पर, लेकिन समस्या ये है कि कॉल रेटिंग आज दबा कर हुई है। 18,350 पे 2 करोड़ 33 लाख शेयर, 18,400 पर 2 करोड़ 42 लाख शेयर। तो एक चीज़ भी बहुत साफ दिख रही है कि 18,350 18,400 की रेंज में आज सप्लाई आनी है। सो अब ऐसे में अपसाइड आपको साफ नजर आ रही है कि 18,350 18,400 के ऊपर आज नहीं है। तो रिस्क नीचे क्यों खुलती है? फिर नीचे की रिस्क तभी खुलेगी जब आप 18,300 के लेवल पे, अभी यहाँ पे 18,290 का आज का लो है। अगर 3 बजे के पहले आप उस लो को तोड़ते हैं तो ही रिस्क है, नहीं तो अदरवाइज कोई खास दिक्कत नहीं। तो आज का लो है 18,289, 18,290 समझ लीजिए। तो अगर यहाँ से 30-40 पॉइंट नीचे आप 18,290 के नीचे 3 बजे के पहले नीचे गिर जाते हैं तो 18,265 तक आ सकते हैं और वहाँ पर आपको क्लोजिंग मिल सकती है। 18,265 के आसपास की क्लोजिंग बन सकती है। तो अपसाइड तो ब्रॉडली आप ये समझे ना 18,350 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी ना 18,250 के नीचे मिलेगी, और उसके बीच में आप हैं। ये आपके लिए डेटा दिखा रहे हैं। अगर डाउ फ्यूचर्स मजबूत हो जाए या हमारे में अपने आप जोश आ जाए, अगर हम 3 बजे तक
18,350 को पार कर लें तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर शॉर्ट कवरिंग तगड़ी आएगी। और क्यों आएगी? 18,300 और 18,350 दोनों का कॉल राइटर बड़ा परेशान होगा और तब आपको 18,350 के ऊपर जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो 18,400 आपको तुरंत, और हो सकता है आज ही ले जाने की कोशिश करें, आज ही ले जाने की कोशिश करें तो वो 18,400 आपका फाइनल टारगेट होगा। सो ये डेटा आपको, डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, दोनों तरफ की इंटरेस्टिंग डेटा है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को ऊपर खींचता है या निफ्टी थोड़ा बैंक निफ्टी को नीचे खींचता है। तो ये बैंक निफ्टी के आपके डेटा 18,290 इस पे फोकस करना है 3 बजे तक, नीचे के डायरेक्शन के लिए, ऊपर के डायरेक्शन के लिए 18,350। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 43,575 ये आपका लेवल है। 43,500 के पुट पर 1 करोड़ शेयर हैं और संभावना ये कि इसके नीचे जाकर बाजार बंद ना हो, तो 43,400 43,500 की रेंज में जैसे ही बाजार आएगा आपके लिए खरीदारी आ जाएगी। क्लियर कट है, क्लियर ठीक है। 43,400 43,500 और ऊपर में 43,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो 43,600 43,700 की रेंज में आते ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो अगर आप 43,500 के ऊपर बंद हो जाते जिसकी संभावना पूरी है तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी बढ़िया ही आप अच्छा ही है। बैंक निफ्टी तो अच्छा ही है, बैंक निफ्टी तो अच्छा ही है। निफ्टी में थोड़ा इफ और बट वाला मामला है, लेट्स सी, थोड़ा इंतजार करते हैं क्या कुछ होता है। डेटा बेहद इंटरेस्टिंग बने, एक्सपायरी का दिन है, डेटा थोड़े ज्यादा है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में रहे। व्यू तेजी की तरफ का ही है, गिरावट आए तो लेना है, ऊपर में रुकावट के लेवल पे आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करें। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक और कैश मार्केट के स्टॉक्स में फोकस करें। और एक स्टॉक की बात दीप फिर से करना चाहता हूं जिसका जिक्र, जिसके नंबर्स पे हमने काफ़ी वक्त बिताया। आमतौर पर हम कम लिक्विड स्टॉक्स या ट्रेडर्स फेवरेट जो स्टॉक ना हो उस पर समय बहुत ज़्यादा बिताते नहीं है, लेकिन शो की शुरुआत में हमने काफ़ी समय एशियन पेंट्स को दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपको सोच समझ के ठोक बजा के बताया कि क्यों एशियन पेंट्स के नंबर बहुत अच्छे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, अब मार्केट को नंबर अब समझ में आ रहे हैं। आप देखिए 3,060-70 वाला स्टॉक अब 3,125 पे, वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन, एग्जैक्टली यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए नंबर इतने दमदार हैं, ये अब आपके सामने। चलिए, तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स पर तो मूव आ रही है, बाजार पर भी अनिल जी का नजरिया है। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। बिगुल उनके लिए BTS डबल टी। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दिवांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए वैसे मार्केट है वो काफी ब्रॉड बेस्ड एक्टिविटी दिखा रहा है, कई सारे स्टॉक्स, कई सारे मिड कैप कंपनीज, हम सभी में एक अच्छी एक्टिविटी देख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे GNFC गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। 620-622 के करीब ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छा एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। नो डाउट कि आज के दिन में 3-4% ये ऊपर है, लेकिन यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद 640 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से 620-622 में से लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे एट 610, यानी 10 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स नजर आते हैं 640 रुपए के। ये है आपके लिए GNFC जिस पर आपको रखनी है नजर। स्टॉक भी एक्शन में आ रहा है। गुजरात बेस्ड स्टॉक्स की आज चांदी है, सारे गुजरात बेस्ड स्टॉक्स मूवमेंट में। हालांकि ये वायदा कारोबार के बैन में है, तो कैश लेवल्स श्रीकांत जी आपको दे रहे हैं, उसी हिसाब से आप भी अपना ट्रेड इस पर बनाइए। बट एशियन पेंट्स में मूव आई है और उसके साथ साथ अब बर्जर पेंट्स भी एक्शन में आ ही रहा है। आइए मेहुल कोठारी साहब भी हैं हमारे साथ, उनसे भी एक बार राय ली जाए। मेहुल जी, गुड आफ्टरनून। एशियन पेंट्स तो जबरदस्त फॉर्म में है, बर्जर पेंट्स में क्या करना है सर? अभी अभी ये भी मोमेंटम पिकअप कर रहा है। दीपांशु जी, देखिए बर्जर पेंट की बात करूं तो रिसेंटली इसमें बहुत ही बड़ी अच्छी खासी रैली आई। वन वे 570 के आसपास से ये काउंटर अभी 630 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज भी रिक्लेम कर लिया है, तो ये काउंटर तो बाय ऑन डिप्स बन गया है। बट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अनफेवरेबल है, 600 के नीचे का स्टॉप लॉस बैठ रहा है, तो तकरीबन 620 के आसपास अगर ये आता है तो बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल दीपांशु जी, मैं कहना चाहूंगा कि काफी समय बाद, अगर मैं ये चार्ट देख रहा हूँ, काफी हफ्तों नहीं महीनों के बाद या सालों के बाद 200 वीक का जो मूविंग एवरेज होता है उसको इसने पार किया है। यानी कि ये बहुत ही बड़ी तेजी की शुरुआत है। हो सकता है 800-900 तक के लेवल्स भी आने वाले 3 या 6 महीने में आए, तो ये एवरी डिप पर ये बाई रहेगा। बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ तकरीबन 8-10 साल पहले ये 200 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता था, फिर नीचे का और फिर से इसने रिक्लेम किया है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय है 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से भी। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिप आएगा तो 600 के स्टॉप लॉस से भी बाय किया जा सकता है बर्जर पेंट्स को। ये संभावना बहुत कम है दीप,
अच्छा, हाँ, उसका रीजन बताऊं, क्योंकि मैं अभी बर्जर पेंट्स ही पढ़ रहा था। आमतौर पर एशियन पेंट से इसके वॉल्यूम ग्रोथ 2%, 220 बेसिस पॉइंट जो ज़्यादा होते हैं, और एशियन पेंट्स की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 12 नहीं 16% है। 12% ग्रोथ जो है वो डेकोरेटिव सेगमेंट की है, ओवरऑल ग्रोथ 16% है। वाह, तो इंडस्ट्रियल में और ज़्यादा ये मूव एशियन पेंट्स में जो अब आया है ना पीछे से, ये इसी वजह से आया कि बहुत तगड़ी ग्रोथ आई है। और अगर एशियन पेंट्स की ग्रोथ अगर 16% है तो फिर आप सोचो बर्जर में क्या होगा। बर्जर के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। सो आई थिंक कल आप 101% एशियन पेंट्स में आप अपग्रेड्स आते हुए देखेंगे। यस सर, क्योंकि मतलब है ना, फॉरेन ब्रोकरेज वॉल्यूम ग्रोथ के दीवाने हो क्या, उन्हें इतनी तगड़ी वॉल्यूम ग्रोथ दिख जाए उसी में खुश हो जाते हैं, तो वाह माल बिक रहा है। बिल्कुल करेक्ट। सो आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, और इस नंबर का इम्पैक्ट आप बर्जर में भी देखेंगे, ये मान के चले। सो आई थिंक दोनों ही है। बर्जर का मुझे नहीं पता नंबर्स कब आ रहे हैं, आई डोंट नो डेट, मुझे पता नहीं है, लेकिन एशियन पेंट्स जैसे कैसे एमआरएफ ने पूरा सेट किया ना आपका, एमआरएफ के बाद आप देखो पूरी इंडस्ट्री के नंबर्स एक के बाद एक तगड़े, सीएट देख लो, फिर आपके अपोलो देख लो, कमोबेश वैसे ही हाल आपका एशियन पेंट्स के बाद बर्जर में। एक और कौन सी पेंट कंपनी सिरका जो बोनस दे रही है, बोनस दे रही है, कंजा नेरला के बढ़िया नंबर आए थे आपने देखे सबसे पहले। और अब एशियन पेंट्स के बजाय मुझे लगता है कि बर्जर पेंट्स ज़्यादा बेहतर हो सकता है, उस पर फोकस करना चाहिए। जरा एक बार इन पेंट स्टॉक पर राय भी ली जाए, मेरे ख्याल से एक बार जरा समझ लेते हैं एक बार। अच्छा, इस बीच बंसल जी ने हमें बताया कि बर्जर पेंट्स के नंबर 15 मई को है। ओके, 15 मई यानी हो गया सोमवार को। आज क्या है? आज गुरुवार, मिड वीक सेशन कल था तो आज गुरुवार हुआ। ओके, तो सोमवार को नंबर से बर्जर पेंट्स के, और उससे पहले जैन साहब की एक बार राय ली जाए पेंट स्टॉक पे और बर्जर पेंट्स पे स्पेशली नंबर्स के लिए आज से जो आ रहे हैं। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल, देखिए बर्जर पेंट्स की अच्छा नंबर देना चाहिए, बट एशियन पेंट्स की बात फिर भी कुछ और है। सर्टेनली बर्जर पेंट्स मैंने काफी बार पहले रेकमेंड किया, मैंने कांसाई नेरोलेक के बारे में भी, कैश मार्केट का स्टॉक है वहां पे बात की है। फिर एक जो स्टॉक है एक्सो नोबेल, वो भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, उसके बारे में भी बहुत बातचीत की हुई है, मैंने जेम्स में भी दिया हुआ और इवनिंग शो में भी उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से बर्जर पेंट्स हो या एशियन पेंट्स हो, क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट इनको मिल रहा है। तो रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस कम हो रही है और क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, तो इनको बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो उसका भी एक रीजन है। करेक्टेड स्टॉक है, टेक्निकली स्ट्रांग है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बढ़िया है, रिजल्ट्स भी बढ़िया, तो सोने पे सुहागा है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने हमारी राय पे अभी भी एशियन पेंट्स लिया, इनफैक्ट उनको तो बहुत अच्छा पैसा बना ही है। और बर्जर पेंट्स हो या दूसरे स्टॉक्स हो, सारे अच्छा करेंगे। सिरका पेंट्स भी अच्छा खासा चला, बट यस, मेरा सबसे ज्यादा कन्विक्शन अभी भी एशियन पेंट्स पे है, बाद में बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोलेक एंड एक्सो नोबेल। तो ये है आपके लिए पेंट स्टॉक्स पर राय आती है। और इस बीच एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर है जिसका मतलब जिसके भुक्तभोगी और शिकार तो नहीं कहूँगा, हाँ, जिसको एक्सपीरियंस हमारे लगभग सारे एक्सपर्ट्स ने पैनल पे किया होगा। तो जरा पैनल के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। और वो है व्हाट्सएप पर आजकल इन दिनों बड़ी तेजी से फर्जी कॉल का सिलसिला चल रहा है जी। और ये फर्जी कॉल आते हैं इंटरनेशनल नंबर से। इंटरनेशनल भी नंबर ऐसे ऐसे देशों के जिसके नाम आपने ज़िंदगी में मतलब सुने तो होंगे, खैर तभी बताया कि इंटरनेशनल है, लेकिन कभी जाने का या कोई आपका फ्रेंड दूर दूर तक कोई रिलेटिव कभी ऐसा मतलब क्या है, जैसे ब्रिटेन, सिंगापुर, दुबई, कनाडा, तो फिर भी आपका हो सकता है कोई कोई पहचान वाला हो यहाँ से गया। लेकिन ऐसे ऐसे देशों के कोई गल्फ ये अपने अफ्रीका देशों के आएंगे, किसी ऐसे देशों के ना आएंगे जो आप जानते भी नहीं, तो वहाँ से आपके व्हाट्सएप पे नंबर आता है, 1 घंटी बजी कट, दूसरा वापस आएगा 10 सेकंड बाद, दूसरी बजी कट, तीसरा फिर आएगा कट। तो 3 बार लगातार इंटरनेशनल नंबर से आपको कॉल आते हैं और उसके बाद में आप अगर उठा लिया तो भी ठीक, नहीं उठाया आपने वापस फ़ोन कर दिया तो बोलते हैं भाई देखो ऐसा है कि आपको हम कुछ बताएंगे, ये लाइक कर दो और आपको पैसे मिलेंगे। और वो पैसे देते भी हैं लेकिन बाद में एक आध बार देने के बाद वो जो आपको चूना लगा कि आपका पूरा अकाउंट साफ कर देते हैं, ये है बड़ा घोटाला। और इस घोटाले का हमने पर्दाफाश भी किया है, हमने इस पर आवाज़ भी उठाई है। और अब इस मामले पर आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर साहब ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और हमारे संवाददाता अमरीश पांडे से उन्होंने इस मुद्दे पर पूरी बातचीत की। और बता दूं कल या परसों हमने इस मुद्दे पर पूरा आधा घंटे का एक स्पेशल शो किया और किस तरह से लोगों को फर्जी इंटरनेशनल कॉल से मुझसे फंसाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि इंटरनेशनल नंबर से कोई भी फ़ोन आए जो आप नहीं जानते हो तो करो ही मत। जो आदमी इतना व्हाट्सअप करके आपको फ़ोन कर रहा है, इतना दुखी तो भाई मैसेज कर देगा,
करेक्ट है ना। तो आप करो, मतलब आप वापस तो करो मत, ऐसा सोच के भाई ऐसा मत समझो कि इंटरनेशनल फोन आया तो मतलब आप बहुत बड़े आदमी हो गए। नहीं, गलत फहमी हो जाती है बहुत लोगों का। करेक्ट, पूछ लेना बंसल जी को अलग से पहले। लेकिन इसलिए है ना, इसमें ये मैंने समझा कि बहुत मतलब बड़ा काम हो गया, हमें कोई बाहर से फ़ोन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सो उठाना नहीं है, वापस करना नहीं है, और क्या करना है उसके लिए आप शो देख लो। बट मंत्री जी ने क्या कहा पहले आपको सुनवा देते हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि व्हाट्सएप रिकॉर्ड कर रहा है, उसका माइक्रोफोन से डेटा लेके जा रहा है, इस तरह की चीज़ें कितना बड़ा कंसर्न है और भारत सरकार इस पर किस तरह से एक्शन ले रही है? नहीं, देखिए, जब वो रिपोर्ट आया है तुरंत सरकार और मिनिस्ट्री ने तुरंत उनको एक रिस्पांस के लिए पूछा है, मैंने ट्वीट भी किया है, और बहुत जल्दी ही उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया है कि ये बात सही नहीं है, ये गलत है, और प्रॉब्लम कोई बग था गूगल के एंड्रॉयड में, और वो भी एक बड़ा मामूली से बग था, लेकिन हमने एक फॉर्मली उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है, वो फॉर्मली क्लैरिफाई करेंगे भी। बट मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ घबराने की कुछ बात है। ये अगर आप कुछ करेंगे तो घबराहट होगी, कुछ नहीं करेंगे तो नहीं होगी। आप में से कौन कौन है आप में से ऐसा बड़ा आदमी जिसे अंतर्राष्ट्रीय ऐसे कॉल आए हैं फर्जी वाले? जैन साहब को आए हैं, वागले साहब को आए हैं, हिमांशु जी को भी आए हैं। ओके, बंसल जी तो अभी बंसल जी इतना देर सोचा हाथ खड़ा करूं नहीं करूं? नहीं अनिल जी, मैं आपको पूरा बताता हूँ अनिल जी कर क्या रहे हैं, इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या। अनिल जी, ये कॉल करके जो आपने बोला ना, लाइक कराते हैं, फिर वीडियो को ये कराते हैं, उसके बाद अनिल जी ये आपको ट्रेडिंग में ले जाते हैं, क्रिप्टो की ट्रेडिंग में ले जाते हैं, जहाँ क्रिप्टो भी इनका, एक्सचेंज भी इनका, स्क्रीन भी इनका। पहले आपके अनिल जी पैसे बनवाते हैं उसके अंदर, उसके बाद आपका पूरा बैंक खाली कर जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद अनिल जी गायब हो जाते हैं। तो ये बड़ा रिस्की है जो इंटरनेशनल व्हाट्सएप वाला आ रहा है, दिस इज वेरी रिस्की अनिल जी। जो एक्सचेंज है, जैसे यहाँ पर हम NSE में ट्रेड करते हैं, BSE में ट्रेड करते हैं, ये जो जिस क्रिप्टो में ट्रेड कराते हैं वो क्रिप्टो भी अनिल जी इनका है, वो क्रिप्टो भी इनका, क्रिप्टो का एक्सचेंज भी इनका, प्राइस को भी ये मैनेज कर रहे हैं। पहले आपके पैसे बनवाते हैं और फिर एकदम से आपके पैसे लेके गायब हो जाते हैं अनिल जी। और ये ऐसी जगह से, जैसे अभी हमारे सेठी साहब भी बड़े आदमी निकले, उनको भी अंगोला, माली सब जगह से आए फ़ोन। मुझे कल 3 बार आया फ़ोन, कल 3 बार आया, और 3 बार मिस कॉल, फिर वो एक ही रिंग में चला जाता है। एक ही रिंग में, मतलब आप जब तक देखो, और इसलिए बैक टू बैक 3 कॉल आते हैं। तो चलिए, समझ तो कहूँगा, आप सावधान रहिए, बिल्कुल भी इस तरह के कॉल्स पर आपको ध्यान नहीं देना है। कोई भी ऐसा फालतू कमाने के लिए आपके लिए यहाँ बैठा नहीं जो आपको कमा के दे सके। करेक्ट, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलते हैं आगे, और अब वक्त है सीमेंस के नतीजों के बलरामपुर के एक बार। अच्छा, बलरामपुर की जल्दी से बताइए। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बलरामपुर के नंबर स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 240 करोड़ से बढ़कर 254 करोड़ का आया है। कामकाजी मुनाफा 331 करोड़ से बढ़कर 403 करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है। अच्छी है, ऑपरेशनल फ्रंट पर अच्छे नंबर्स आपको दिख रहे हैं। मार्जिन्स यहाँ पर 25.9% से बढ़कर 27.1% के आते हुए दिख रहे हैं। तो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, एंड नो वंडर स्टॉक भी आपको पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। फिलहाल 2% ऊपर है बलरामपुर चीनी। स्क्रीन पर नंबर्स आपके आते हुए दिख रहे हैं। मेहुल जी, एक बार बलरामपुर का चार्ट भी देख ले सर, एक्शन में नंबर्स के बाद। दीपांशु जी, इसका चार्ट में देख रहा हूँ, काफी छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है। 430 का अपसाइड पर एक कैप है, डाउनसाइड में भी ज्यादा 400 से ज्यादा कोई गिरावट नहीं दिख रही। तो एक रेंज के एक दायरे में ये ट्रेड कर रहा है। जब तक कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता, कोई भी मेजर ट्रेंड इसमें दिखाई नहीं देगी। तो अपसाइड पर यहाँ पर 430 के आसपास का कैप है। यहाँ पर सपोर्ट के पास एक छोटे स्टॉप लॉस से कोई बाई कर सकता है, जो कि 400 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा नहीं। 430 के ऊपर ही कोई बड़ी मूवमेंट इसमें देखी जा सकती है, बिकॉज काफी महीने हो गए 430 का लेवल ये निकाल नहीं पाए। लगभग 3-4 महीने से हम देख रहे हैं 430 के आसपास आता है, उसके बाद फिर से इसमें एक फॉल आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। तो 430 के ऊपर ही इसमें कोई बढ़िया सी कोई ट्रेंड बनेगी बलरामपुर चीनी में। ओके, तो यह है आपके बलरामपुर चीनी, जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। देखते हैं कैसा एक्शन इस काउंटर पर रहता है। आइए, निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरार का भी हमारे साथ है तैयार, करते हैं उनका स्वागत। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है इस समय। सर यहाँ पे 18,300 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 19 रुपए में मिल रही है,
18,300 की कॉल ऑप्शन, 19-20 ऐसे रेट है। मार्केट इसी लेवल पे एट द मनी है, 18,307 चल रहा है, 18,300 की हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। 0-0 ट्रेड है, इसका स्टॉप लॉस हम 0 रखेंगे और टारगेट मुझे लगता है कि 40-45 आना चाहिए। एक्सपायरी ऐसा लग रहा है कि 18,300 के ऊपर होनी चाहिए। 18,300 सपोर्ट लेवल है जहाँ पे अभी मार्केट है। तो ये कॉल ऑप्शन हम लेंगे 18 के आसपास, स्टॉप लॉस 0, टारगेट 40-45। तो 0-0 कॉल ही मान लीजिए, 18,300 की कॉल खरीदने हैं समय निफ्टी पर। नितिन जी का भरोसा वहां पर आ रहा है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी राय शेयर करने के लिए। मोमेंटम में निफ्टी आते हुए दिख सकता है, फिलहाल एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। आइए नतीजों की बात करते हैं। सीमेंस, इसके आने वाले हैं नंबर्स। आशीष हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या है बाजार का अनुमान। आशीष बताएं। दीपांशु, नतीजे तो काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। आप देखिए टोटल रेवेन्यू में करीब 5% का इजाफा आपको नजर आएगा, यानी जो आय पिछले साल 3,628 करोड़ की थी, इस बार बढ़कर 3,800 करोड़ का जो फोरकास्ट है वो बाजार लगा रहा है। साथ में अगर आप देखें तो कामकाजी तौर पर भी जो नतीजे हैं काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। 28% की एबिटा ग्रोथ यहाँ पर है, 571 करोड़ का अनुमान है। मार्जिन में भी अगर आप देखें तो बढ़िया एक्सपांशन है, 12.3% थे मार्जिन, एबिटा मार्जिन पिछले साल, जो कि इस बार एस्टिमेट है कि 15% हो जाएंगे। टोटल मुनाफे का आंकड़ा भी अगर आप देखें तो दमदार है, करीब 330 करोड़ से बढ़कर 401 करोड़ का एस्टिमेट है, यानी 20-22% की ग्रोथ आपको मुनाफे में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ऑर्डर बुक कैसी है, एग्जीक्यूशन क्या होगा, क्या गाइडेंस रहेगी, यहाँ पर खास फोकस है। नतीजे बढ़िया आएंगे, नतीजे अच्छा आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहते हैं नतीजे। एलएनटी के नतीजे तो ठीक ठाक आए थे, बट आज नंबर्स पर थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आपको आते हुए दिखा है। देखते हैं सीमेंस की तरफ से कैसी मूव आएगी। एक बार जरा जैन साहब की भी राय ले ली जाए। एलएनटी सीमेंस दोनों पर ही। सीमेंस जैन साहब ऑफकोर्स नंबर्स आने वाले, एलएनटी ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं, ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल्स पर है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन अच्छा चल रहा है इनका। आज थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन जरूर बाजार ने दिया है, बट क्या नजरिया होना चाहिए सर इन दोनों पर? नहीं, एलएनटी पे हम बुलिश और काफी इनफैक्ट सालों से बुलिश है। हालांकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट देते नहीं है, बट और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था स्टॉक ने। उसकी वजह से जब भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डॉक्टर रेड्डीज की बात की, अच्छा खासा ऑर्डर बुक पोजीशन है इस कंपनी की, 4 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक पोजीशन। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, अगर नेशन बिल्डिंग की बात करें और जो सरकार का इंफ्रा के ऊपर पुश है, उन सब का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी एलएनटी है। तो मुझे तो कहीं कोई दिक्कत लगती नहीं है और रिजल्ट्स भी मेरे हिसाब से ठीक थे। जस्ट दैट कि मार्जिन्स में प्रेशर था और चला हुआ था स्टॉक, उसकी वजह से टूटा है। बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको घबराना नहीं है और जिनको एंट्री लेनी है, मुझे लगता है कि 2100-2200 का रेंज होगा। 2100 रुपए के लगभग 5-7% और करेक्ट हो जाए तो एक लॉन्ग टर्म एंट्री भी ली जा सकती है। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल बने रहे इनमें। और कैपिटल गुड स्टॉक सीमेंस की भी बात कर रहे हैं या एबीबी है, ये सब बहुत बढ़िया करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार का जो ये बजट एलोकेशन बढ़ा है, इस बजट में भी और आगे भी आने वाले दिनों में इंफ्रा के ऊपर पुश और देखने को मिलेगा। इलेक्शन ईयर अहेड, तो मुझे लगता है ये सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। कैपिटल गुड्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं, बट एलएनटी ये आपके रेडार पर रहना चाहिए, फ्रंट एंड सेंटर। एंड ऑफ कोर्स सीमेंस आपके रेडार पर रहना ही चाहिए। देखते हैं कैसी मूव इन दोनों काउंटर्स पर आएगी। आइए कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको मूवमेंट आती हुई दिख रही है, यहाँ पर भी एक बार नज़र डालिए, क्योंकि बाजार में थोड़ा ऊपर से प्रेशर अभी अभी आया है। 115 पर आ गया है, 115 पॉइंट की गेन रह गई है बैंक निफ्टी की, आधी हो गई पिछले कुछ मिनट में, और इसलिए निफ्टी पर भी आपने प्रेशर देखा है। एबी कैपिटल पर अभी अभी आपने सेलिंग आती हुई देखी है, 4.5% नीचे अब एबी कैपिटल ट्रेड कर रहा है। नंबर्स के बाद अब डिप आना शुरू हुआ है। एक बार श्रीकांत जी से जरा चार्ट पर राय ली जाए। श्रीकांत जी, नंबर्स के बाद अब थोड़ा शार्प रिएक्शन आ रहा है एबी कैपिटल पर, जरा देखें सर अगले लेवल्स क्या बनते हैं इसके लिए? बिल्कुल। तो दीपांशु, अगर इसके चार्ट को देखें तो कल के दिन में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी। आज की ओपनिंग भी अच्छी थी, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ रिजल्ट इसने कल के लो को ब्रेक किया है। तो टेक्निकली वापस ये जो फॉर्मेशन है वो एक नेगेटिव रिवर्सल वाला फॉर्मेशन है, एंड बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 150-155 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर कोई लॉन्ग पोजीशन हो तो उसको बेचे, क्योंकि इसने कल के लो को तोड़ा है। अगर स्टॉप लॉस रखना है तो हम 168 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कल के लोवेस्ट लेवल से। अगर उसके ऊपर अगर वापस आ जाता है तो शॉर्ट पोजीशंस कवर करनी है, या तो लॉन्ग में से एग्जिट करे या तो शॉर्ट करे। ओके, तो ये है आपके लिए
AB कैपिटल जहां पर आपको रखनी है नजर, ये काउंटर भी आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। ये बैन से बेनिफिट एक बार पहले अपडेट ले लेते हैं आशीष के साथ। 4 स्टॉक्स हैं बैन में, कल लग रहा था PNB भी आ जाएगा बट ऐसा हुआ नहीं। बट क्या कुछ हो सकते हैं बदलाव, ये जानना है जरूरी। आशीष है हमारे साथ तैयार बैन से बेनिफिट लेकर। तो आशीष जी बताइए, कल तो आपका वो स्टॉक आया नहीं बैन में सर, आज ले आते तो इंतजार करते रह गए। रात को भी हमने डेटा पढ़ा, फिर दिखा नहीं, हमने कहा शायद पढ़ने में गलती हो गई हो, सो फिर से रिवीजन किया, उसमें भी नहीं था। सेम वैसे जैसे कई बार ऐसा हो जाता है मैच में कोई चीज़ नहीं हुई, फिर हम हाईलाइट में फिर देखते हैं शायद उसमें हो जाए उसमें भी नहीं हुई। सर आज हो जाएगी, आज हो जाएगी। आज के डेटा में आपको दिख जाएगा PNB बैन में आ गया। सर कल भी ना बहुत थोड़े से रह गया था, 94.09% पर रह गई थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। थोड़ी सी 1% और बढ़ जाती तो स्टॉक बैन में आ जाता, लेकिन एंड मोमेंट पे थोड़ी सी पोजीशंस घट ही गई। आज ऐसा लग रहा है क्योंकि कल के पास आपका ऑलरेडी 94% पर क्लोज हुई है, अब है 98.78, एकदम प्रिसाइज नंबर आपको बता रहा हूँ। 95% के आंकड़े को आज भी क्रॉस कर लिया है, लेकिन समय थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी 31 मिनट बचे हुए हैं। अगर तब तक पोजीशंस हल्की नहीं होती तो पक्का है कि स्टॉक बैन में आ जाएगा। बाकी एक एग्जिट भी मिल रही है आज, अगर आप देखें तो काफी दिनों के बाद GNFC यहाँ पर पोजीशंस हल्की हुई हैं, 79.72% हो गई है, यानी 80% से नीचे आ गई है, स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। मनप्पुरम है करीब 83.5% बैन में बना रहेगा। कैनरा बैंक ये भी 84% है और BHEL करीब 86% है। तो BHEL, कैनरा बैंक और मनप्पुरम ये स्टॉक बैन में बने रहेंगे। GNFC बाहर आएगा। PNB करीब 99% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। GNFC बाहर आ सकता है, GNFC तो पक्का आ जाएगा। चलिए, आज रिकवरी भी हुई है और एक्सपर्ट्स के रेडार पर है। अभी थोड़ी देर पहले श्रीकांत जी भी खरीदारी की राय दे रहे थे, बट PNB लग रहा है दूसरा अटेम्प्ट या करने वाला है बैन में आने की। इस बार थोड़ी ज्यादा संभावना बन रही है इसकी, शायद बैन में आ भी सकता है काउंटर। शुक्रिया आशीष बैन से बेनिफिट का अपडेट देने के लिए। डेल्टा कॉप पर नजर डालिए, अभी अभी इस पर एक स्पाइक आया और जबरदस्त स्पाइक आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा डेल्टा कॉप का चार्ट पुलअप करिए, पिछले 5 मिनट में ही बढ़िया मूव आई है, 1.5% ऊपर है, बट स्क्रीन पर एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। हिमांशु जी जरा देखें सर, डेल्टा कॉप सडनली इसमें एक्शन बनाए, कोई राय चार्ट पर 208 का लेवल क्रॉस करते हुए? मुझे लगता है कि पॉजिटिव सेटअप है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले स्टॉक ने इन्हीं लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल के आसपास, जहां पर इसने कल लो टेस्ट किया है 205 206 के आसपास। 200 दिन का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर का ब्रेकआउट दिया और वापस से हल्का सा रिट्रेसमेंट 3-4 दिनों में स्टॉक ने इस लेवल के पास दिया और आज वापस से इसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है ये जो तेजी है ये एक्सटेंड हो सकती है, तो तेजी की पोजीशन में बने रहें, फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। 206 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 216 से 220 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप, जहां पर आपको रखनी है नजर। कुछ खबरें भी आ रही हैं गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर ही। अभी अभी जब हम बात कर रहे थे डेल्टा कॉप पर, आपको स्पाइक भी दिखा और कुछ खबरें भी यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही हैं ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लेकर। कुछ बड़ी खबर है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने GST के कारण बताओ नोटिस को खारिज किया है। ओके, गेम्सक्राफ्ट की सेवाओं की बेटिंग गैमलिंग मामले पर कराया था। गेम्सक्राफ्ट मामले में GST के कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसको कर्नाटका हाई कोर्ट ने खारिज किया है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है, इसकी थोड़ी इंप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। GST डिपार्टमेंट ने 21,000 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा था, जिसको यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है और शायद इसी का इम्पैक्ट है। गेम्सक्राफ्ट की सेवाओं को बेटिंग और गैमलिंग के अंडर माना गया था और इस पर 28% GST की मांग की गई थी। जो ये नोटिस था GST डिपार्टमेंट द्वारा भेजा गया था, इसके बाद ये कोर्ट में मामला गया और फिलहाल कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया, खारिज किया है, जिसकी वजह से आप शायद देख रहे हैं कि डेल्टा कॉप पर भी पॉजिटिव सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इसका आते हुए दिख रहा है। करेक्ट, वही सेंटिमेंटल इम्पैक्ट, अभी वो इमीडिएट मूव भी इसी की वजह से आई है। नज़ारा पर भी कोई असर है? एक बार जरा नज़ारा को भी पुल अप करते हैं, बिल्कुल सर दिखाएं आप, एक बार आइडिया लगेगा कि इन स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। उतना नहीं है, हल्का सा है, उतना नहीं है। ऑन मोबाइल भी एक बार देख लें, आई थिंक उस पर भी आना चाहिए। ऑन मोबाइल पर स्पाइक है, नज़ारा पर हल्का सा स्पाइक है अनिल जी, ऑन मोबाइल पर वेरी क्लियर स्पाइक आ रहा है एंड ऑफ कोर्स डेल्टा पर भी बड़ा वाला स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है। मूव आ रही है, इसी यही खबर का ट्रिगर इस पर दिख रहा है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट खबर आई है और उसका आपको इम्पैक्ट भी बनते हुए दिखेगा। आइए, बिगुल का वक्त है, एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु।
बताएं सर। अनिल जी, बीटीएसटी करके जाना है इंडिगो में। एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद 2-3 दिन का साइडवेज कंसोलिडेशन और अब फिर से वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। 2254 2255 के आसपास के फ्यूचर्स में लेवल्स हैं। मुझे लगता है 2285 से लेके 2300 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर इंडिगो में कल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी करें और 2240 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। उसके साथ इंडिगो में भरें उड़ान, ये हिमांशु जी की राय खरीदारी करने की इंडिगो। आइए वागले साहब की राय भी जांच लें, परख लें, देख लें, बिल्कुल के बाद वागले का वंडर। सर बताएं। अनिल जी, एक सेल कॉल मेरे रडार पर आया है। जेएसडब्ल्यू स्टील में एक ब्रेकडाउन आ रहा है। 712 का करंट भाव है, मुझे लगता है ये 715 के नीचे सीधा 700 तक वन वे जाना चाहिए। यहाँ पर आप बेचे। 717 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 700 का पहला टारगेट, 692 690 का दूसरा टारगेट। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील इस पर है वागले साहब की सेल कॉल आते हुए, और डेज लो पर भी जेएसडब्ल्यू स्टील कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। इस पर बड़े टाइम बाद आज हिंडाल्को के पीछे मेटल शेयर सारे कमजोर हुए हैं, तो आज की कमजोर कड़ी मेटल्स ही हैं, यहीं पर थोड़ा नुकसान है। तो आप देख सकते हैं सेल कॉल आता हुआ दिख रहा है, लेकिन 3 बजे के पहले दीप एग्जैक्टली वही 18,290 पे वहीं पहुंचे, जो 18,290 की हम बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वहीं पे पहुंचे, वही उसी लेवल पे जाके अटकता है 18,290। सोचो आज तो राउंड फिगर में भी नहीं दिया था, फिर भी वहीं पहुंचा है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रखने में कामयाब है मार्केट की, बढ़ना भी नहीं है और घटने में की भी हड़बड़ी और जल्दबाजी है नहीं। तो आइए टाटा मोटर्स, फाइनली टाटा मोटर्स के नतीजों पर नज़र तो रहेगी, क्योंकि इस बार कंपनी डिविडेंड भी देने की तैयारी में, ऐसा मैनेजमेंट ने हमको बताया था। तो आइए अरमान तैयार है नतीजों का अनुमान बताने के लिए। अरमान बताएं अनुमान। जय सर। कविता के लिए आप चाहे तो दाद दे सकते, तारीफ कर सकते। जी सर। बेचारा अटकी है, बोलूं तो क्या बोलूं। और देखो वो टंग ट्विस्टर भी है, अरमान अनुमान, अरमान अनुमान 5 बार करेंगे तो आप अटक जाएंगे करेंगे। मैं तो 2 बार में अटक जाऊंगा। जी बताइए। जी सर, अगर आप अनुमान की बात करें तो यहाँ पर आय में आपको अच्छी खासी बढ़त आने वाली है। लगभग 24% के आसपास की आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। क्योंकि उसका रीजन क्या है, क्योंकि एक तो जो हमने पहले भी अगर आपको बताया था ऑटो कंपनीज के इसमें जो चिप की सप्लाई है उसमें सुधार के चलते, और जो नए मॉडल जो लॉन्च हुए हैं वहां पे अच्छी मांग आई है, उसके चलते आपको दिखेगा जो वॉल्यूम्स है वहां पर बढ़िया जो है आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। जिसमें अगर आप जेएलआर की वॉल्यूम्स की बात करें तो लगभग 13% के आसपास की जो आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी। है इंडियन पीवी की पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो वहां पर भी लगभग 10% के आसपास की ग्रोथ आती हुई दिखेगी। तो उस हिसाब से आय में आपको बढ़त आती हुई दिखेगी, लगभग 24% के आसपास की बढ़त है। मार्जिन्स में देखेंगे लगभग 11% के जो मार्जिन है यहां पर भी आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा, वो 11.5% के आसपास आते हुए दिखेंगे। क्योंकि जो लागत की कीमतों में कमी है उसके चलते आपको दिखेगा जो मार्जिन्स है वहां पर भी आपको जो है इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और जब ये हमने डिविडेंड का लिंक किया था तब ये चीज बताई भी थी हमने कि अनुमान यही हो सकता है, क्योंकि अगर डिविडेंड देना है तो मुनाफे में मुनाफा अच्छा रोबस्ट जो है कंपनी रिपोर्ट करेगी सही। तो अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफा जो है जो पहले कंपनी को एडजस्टेड लॉस था लगभग 320 करोड़ के आसपास का, अभी अनुमान यह है कि जो मुनाफा है वो लगभग 2550 करोड़ का जो है वो मुनाफा जो है वो दे सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी होगी कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसके चलते जो है सीवी सेगमेंट को फायदा मिलना है, और कंपनी का आगे अब आउटलुक क्या होता है वहां पर भी इंटरेस्टिंग देखने के लिए होगा। ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव देखें, आय बढ़ेगी, वॉल्यूम्स बढ़ेगी, मार्जिन थोड़े इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, और कंपनी जो है घाटे से अगर आप देखें तो मुनाफे में आती हुई दिखेगी। सबसे बड़ी बात है कि घाटे से मुनाफे में आएगी टाटा मोटर्स। बहुत कुछ हो गया है पिछले नंबर से अब तक, कंपनी की तरफ से खुद आगे की केपेक्स व्यू आया है, गाइडेंस आई है, ब्रोकरेजेस का काफ़ी अनुमान लगाया गया है, कुछ अच्छे ऑर्डर्स भी इन्हें मिले हैं, स्टॉक भी 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। श्रीकांत जी, टाटा मोटर्स 511 पर क्या राय रहेगी इसके चार्ट्स पे? बिल्कुल लॉन्ग करके चलना चाहिए दीपांशु, क्योंकि टाटा मोटर्स के जो चार्ट पैटर्न बने हैं वो मैं कह सकूंगा कि काफी स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और पिछले 1.5 साल से जो इसने कंसोलिडेशन किया था उसके अपर बाउंड्री पे ये आ चुका है। तो अभी इसके ब्रेकआउट के बाद ये 550 के लेवल्स रजिस्टर कर सकता है। और करंट लेवल्स पे भी अगर आप देखें तो उसने जो एक रैली दिखाई है तो 400 रुपए से लगातार बढ़ते हुए 510 हुआ है। हमें लगता है कि इन लेवल्स पे भी इसे खरीदे 510 के करीब, और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे एट 495। तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 550 रुपए के। तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग करके चलिए। तो यह है आपके लिए टाटा मोटर्स, लॉन्ग करके चलिए और देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। घाटे से मुनाफे में आने का अनुमान है इसके लिए।
आज थोड़ा मोमेंटम कुछ काउंटर्स में वापस आया। डेल्टा कॉप तो अभी खबर से बड़ी तेजी में आ रहा है, अब तो 2.5% ऊपर डेल्टा कॉप दिख रहा है। पिडिलाइट में भी अब आप थोड़ी रिकवरी देख रहे हैं। नंबर्स के बाद इस काउंटर की पिटाई हुई थी, बट अब पिडिलाइट भी आपको रिकवरी के मूड में दिख रहा है। जैन साहब जरा पिडिलाइट पर एक बार राय दें। नंबर्स कुछ ज्यादा खास नहीं थे, स्टॉक की फिर पिटाई भी हुई, बट अब थोड़ी रिकवरी के लेवल पर है। इन लेवल्स पर एंट्री बनती है, क्या राय है सर पिडिलाइट पे? देखिए पिडिलाइट और एशियन पेंट समहाउ काफी बार एक साथ मूव करते हैं, और आज जब वहां पे मूव आया तो यहाँ पे भी एक मूव देखने को मिला। और दूसरी बात यह है कि क्रूड ऑयल का जो मैं बेनिफिट की बात कर रहा था, सर्टेनली इनको भी मिलता ही है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है, और रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही बोलूंगा मैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं तो बट इन लाइन मुझे लगता है कि ठीक है। सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें, यहाँ पे भी एक स्पाइक आगे आने वाले दिनों में दिखेगी। सो इनवर्सली रिलेटेड टू क्रूड है, क्रूड नीचे आता तो सर्टेनली ये दोनों स्टॉक्स को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और जैसे ही रियल एस्टेट में बूम या कंस्ट्रक्शन, ये सारी जो न्यूज आती है इकोनॉमी में, उनका सबका बेनिफिशियरी स्टॉक्स रहते हैं। तो चलिए, ये है आपके लिए एशियन पेंट्स। अनिल जी 3% ऊपर हो गया एशियन पेंट्स। आई थिंक 100 रुपए से ज्यादा, 125 रुपए की मूव तो हमने ही देख लिया नंबर्स आने के बाद। इस करीब 100 रुपए की मूव, 80 रुपए की। अच्छा है, बढ़िया नंबर्स। और इतने बड़े शेयर जब इस लेवल पर ग्रोथ करे तो उसको पसंद आना स्वाभाविक है। तो आई थिंक बाजार का रिएक्शन जायज, नहीं तो कई बार मैं कहता हूँ कि, और सबसे बढ़िया बात दीप क्या है कि रिजल्ट के पहले अगर स्टॉक ना चला होना तो वो बहुत अच्छा होता है, तो रिजल्ट के बाद चलने के लिए जगह बहुत बन जाती है। तो एशियन पेंट्स में वही हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब, और बहुत समय से लोगों को लगता है ये कुछ करने वाला ही नहीं है, ये कुछ करने वाला ही नहीं है। ऐसे स्टॉक आपको कमाल करके दिखाते हैं। तो बढ़िया एक्शन आपके लिए एशियन पेंट्स में भी बनता हुआ दिख रहा है, और डे हाई पर 3150 के पार निकलता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये बढ़िया एक्शन वाला स्टॉक आपके लिए बिल्कुल अच्छी मूव आ रही है। एशियन पेंट्स पर रखी नजर, थोड़ा पिडलाइट पे एक्शन आ गया है, बर्जर पेंट्स मूव में है, कंजा नेरोलैक पे एक्शन आ रहा है। इनफैक्ट सारे पेंट स्टॉक्स जो हैं आपको पिछले कुछ मिनटों में अच्छी खरीदारी के साथ ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मूव बढ़िया बना हुआ है। बढ़िया मूव कुछ और काउंटर्स पे भी आपको आते हुए दिख रहा है। कैश के कई सारे स्टॉक्स आपको एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। केईआई इंडस्ट्रीज, इस पर 5% की मूव आज है। एक बार मेहुल जी से जरा केईआई इंडस्ट्रीज के चार्ट पर राय लें। मेहुल जी पिछले आधे घंटे में ही ज्यादा एक्टिव हुआ है, 4.5% ऊपर केईआई इंडस्ट्रीज। जरा देखें इसका चार्ट सर। देखिए कल के सेशन की बात करें तो केएल में बहुत बड़ा फॉल आया था, तकरीबन 2100 के आसपास से ये 1900 के आसपास चला गया था। आज उसी का एक पुल बैक है। मेरा मानना ऐसा है कि जब तक वो 2100 के आसपास का लेवल है, 2095 टू बी प्रिसाइज, वो नहीं निकलता तब तक इसमें फ्रेश बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। ये जो पुल बैक रैली पाई है वो कल के फॉल की पुल बैक ही लग रही है, तो 2095 के ऊपर फ्रेश बाय है। तब तक के लिए काउंटर वेट एंड वॉच रहेगा मेरे हिसाब से। आपके लिए केईआई इंडस्ट्रीज, जिस पर आपको मूव आती हुई दिख रही है, नजर रखिए 4.5% ऊपर काउंटर। श्रीकांत जी की तरफ से भी एक और ट्रेडिंग स्टॉक है तैयार, बिगुल उनके लिए बीटीएस डबल टी। बताएं श्रीकांत जी। तो दीपांशु देखिए, शॉपर स्टॉप यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन बना है, एक अच्छी रैली हुई थी, उसके बाद एक फ्लैग फॉर्मेशन बना है, और उसके बाद एक वापस कंटिन्यूएशन समझ में आ रहा है। काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए, और पिछले 3 या 4 दिनों से जो इसने बेस बनाया है वो 680 682 के करीब का बेस बनाया हुआ है। तो हम 680 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रखेंगे यहाँ पे 720 722 रुपए के, क्योंकि उन्हीं लेवल्स के करीब एक बड़ा रेजिस्टेंस स्टॉक को मिला था। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि शॉपर स्टॉक्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं, और 680 का स्टॉप लॉस रखेंगे। कैश के स्टॉक्स में अब आपको और अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, और कई सारे स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम में भी आपको बनते हुए दिखेंगे। तो ये है आपके लिए शॉपर स्टॉक, जिस पर राय है श्रीकांत जी की तरफ से। एनबीसीसी एक और कैश काउंटर जहां पर रखनी है आपको नजर, यहां पर भी मोमेंटम आपको आते हुए दिख रहा है। सुमित जी तो आज शो पर है नहीं, बट उनका फेवरेट स्टॉक है। 264 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है एनबीसीसी, और ऑर्डर मिलते ही स्टॉक में भी जान आती हुई दिख रही है। थोड़ा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है, 0.25% ऊपर एनबीसीसी। देखते हैं यहाँ से कैसी चाल आएगी, बट इस पर भी ऑर्डर विन के दम पर एक मूव तो अच्छी आपको आते हुए दिख ही रही है।
नजर रखिए 2% ऊपर अब आपको NBCC आते हुए दिख रहा है। एक और स्टॉक जहां पर अच्छी मूव है त्रिवेणी टर्बाइन, 3.5% ऊपर ये काउंटर भी ट्रेड कर रहा है इस समय। जरा इसका भी चार्ट पुल अप कर लीजिए। पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर भी एक फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी है, जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी बन रही है। पिछले 5 मिनट में काफी एक्टिव हुआ है त्रिवेणी टर्बाइन भी। देखते हैं यहाँ से कैसी मूव आएगी। सीएट ये एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। टायर कंपनीज के नतीजे शानदार आ ही रहे हैं लगातार। बंसल जी एक बार सीएट का चार्ट देखेंगे, आज भी ट्रेड में अच्छी मूव दिखा रहे हैं, 5.5% ऊपर डेज हाई पर ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जब से इसके भी नंबर्स आए रुकने का नाम नहीं लिया इसने। जी दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है दीपांशु, जिनके पास है बने रहे। कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, जिनके पास है बने रहने की राय है 1950 1960 के टारगेट के लिए। और दीपांशु थोड़ी देर पहले हमारे मित्र बागले साहब ने लीवर पर एक बाय कॉल दिया था, उसके अंदर बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और उसको भी चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि फोमो हो रहा है और वो भी अब हो सकता है कि नए हाइस की तरफ जाए, अपना नया लाइफ टाइम हाई लगाए। 2700 2725 पहला टारगेट है। एक बार ये लेवल्स आते हैं तब इसको रिव्यू करेंगे फॉर न्यू लाइफ टाइम हाई। तो जिन्होंने बागले साहब को सुन के लिया हुआ है, होल्ड टाइट सिट टाइट। तो ये है आज बहुत सोच विचार करने के बाद एकदम बंसल जी ने बराबर बोला है, होल्ड टाइट सिट टाइट। होल्ड टाइट। अच्छा, उसके पहले बाय टाइट भी करना है सर? नहीं अनिल जी, हो जाता है जो चीज हमारी रेगुलर प्रैक्टिस की नहीं होती अनिल जी, वो सब चीजें हो जाती है अनिल जी। तो आज ठीक बोल दिया, बोला इसलिए अनिल जी, लिखा हुआ है सामने। अच्छा, आपने पहले लिख के रखा था कि गलती ना हो जाए इसलिए? अनिल जी अब तो फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अनिल जी। यहाँ दीप आपके साथ शो कर रहे होते हैं, दीप नहीं होते तो नेहा कर रही होती हैं। हाँ। एक जमाने में अनिल जी वो एंकर के नाम में भी अनिल जी गलती हो जाती थी, तो वहां पर भी अनिल जी नाम लिख के रखा हुआ था मैंने। अच्छा। ये तो उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो अलग अलग चैनल्स पे जाते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाए कौन से चैनल किसी दूसरे एंकर का नाम लिया। अच्छा, फिर और कोई अगर एंकर नाराज ही हो जाए जब अब नहीं बुलाऊंगा तो और बड़ी दिक्कत। क्या करोगे? बढ़िया। देखो बंसल जी के कुछ प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी है जो सबको सीखने लायक है, लिख के रखो ताकि गलती की गुंजाइश बिल्कुल खत्म। ओके, आइए बढ़ते आगे। सिप्ला के आएंगे रिजल्ट्स कल, अनुमान जान लीजिए आज अभी। नूपुर बताने के लिए तैयार। नूपुर बताएं। सर सरप्राइजिंगली सिप्ला के नंबर्स अच्छा आ सकता है क्योंकि डोमेस्टिक कारोबार इनका करीबन 45% के आसपास का है, तो बड़ा चंक है इंडिया से जो आता है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। कंपनी की आय करीबन 5,650 करोड़ के इस बार का अनुमान है, 7% की ग्रोथ यहाँ पे आ सकती है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 1150 करोड़ का अनुमान बाजार लेके चल रहा है। मार्जिन 600 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होकर आ सकते हैं, 14% से बढ़कर करीबन 20% के आसपास। और मुनाफा भी देखें तो 680 करोड़ का अनुमान इस बार का है। पिछले साल कंपनी ने करीबन 360 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया था। ऑपरेशनल लेवल पे यही एक्सपेक्टेशन है कि ग्रॉस मार्जिन्स में जो सुधार होंगे वो एबिटा में आपको फ्लो करते हुए नजर आएंगे और अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। यूएस सेल्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ ही लेकर चल रहे हैं, 20 से 21 करोड़ डॉलर के आसपास की यूएस सेल्स आ सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट काफी बड़ा है इस कंपनी के लिए, तो यहाँ से ग्रोथ तो करीबन 7 से 8% की ग्रोथ मानी जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस एफडीए से जुड़े जो भी मैनेजमेंट के कमेंट्स होंगे, स्पेशली पीताम्बर यूनिट पे जो ऑब्जर्वेशन आए थे उसके बाद वहां पर क्या अपडेट है, इस पर रहेगी बाजार की नजर। लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन की एक्सपेक्टेशन है 600 बेसिस पॉइंट से, तो डोमेस्टिक कारोबार के ऊपर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सिप्ला यहाँ पर नंबर्स भी आने वाले हैं, स्टॉक भी मोमेंटम में आपको शायद नंबर्स के बाद दिखे। आज तो कुछ नहीं कर रहा है सिप्ला का काउंटर। एक बार बंसल जी से चार्ट्स पर भी राय लीजिए। बंसल जी 950 से थोड़ा नीचे 943 का लेवल सिप्ला पर, चार्ट्स पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? बंसल जी सवाल आपके लिए था सर, सिप्ला का चार्ट। दीपांशु सिप्ला का हम चार्ट देखें तो चार्ट तो दीपांशु पॉजिटिव है। स्टॉक आज साइडवेज है, टेक्निकली 930 930 935 एक अच्छा बेस है, जिनके पास है होल्ड करें। फ्रेश मोमेंटम दीपांशु देखने को मिलेगा जब 946 947 के ऊपर निकलेगा। तो 947 के ऊपर जब निकलता है तब आप सिप्ला पर व्यू लेकर चलिए। देखते हैं नंबर से अगर इस पर जान आती है कि नहीं। वैसे हमने देखा है डॉक्टर रेड्डीज की तो भारी पिटाई हुई है नंबर्स आने के बाद। अब 7% नीचे आपको रेड्डीज ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि वायदा कारोबार का टॉप लूजर है रेड्डीज, वायदा कारोबार का टॉप गेनर है गुजरात गैस। इस पर करना है फोकस, आइए करेंगे इस पर फोकस। उससे पहले एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTS डबल टी का।
बताएं सर। दीपांशु, जो गुजरात के जितने भी पीएसयूज है वहां पे अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि शायद इनमें वापस एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बन रहा है और ये सभी स्टॉक्स या तो शायद इनमें से कुछ एक स्टॉक्स बिल्कुल रैली कर सकते हैं। और जीएनएफसी के बाद मुझे अच्छा लग रहा है जीएसएफसी, जिसकी प्राइस अभी कुछ 175 177 के करीब है और यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 188 या 190 के लेवल्स दिखा सकता है। एक अपवर्ड कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट हो चुका है, करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस बनाए, स्टॉप लॉस रखे एट 170, 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, लेकिन टारगेट्स 190 के नजर आते हैं। के लिए जीएसएफसी में खरीदारी करने की राय आती हुई आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से, मेहुल जी की तरफ से भी राय आ रही है। बिगुल बीटीएस डबल टी का बताएं मेहुल जी। अनिल जी, जस्टाइल जो काउंटर है तकरीबन 1 साल से हम इसको ट्रैकिंग पे रखे थे और 1 साल के बाद ये, अगर मैं लाइन चार्ट करूं तो 1 साल का ब्रेकआउट आया है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 690 के ऊपर अगर आज क्लोज होता है तो ये ब्रेकआउट भी कंफर्म हो जाएगा। तकरीबन 70 से 80 रुपए का अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। तो 695 के आसपास इसको बाय करना है। 660 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा टारगेट रहेगा 750 का। पोजिशनल है बट अच्छा खासा मूव इसमें आ सकता है, बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो 90 के आसपास खरीदें, अभी 697 700 के आसपास चल रहा है, ये आप 5-10 रुपए ऊपर नीचे मिले खरीद लीजिए। 660 का स्टॉप लॉस है, 750 का टारगेट है और पिछले 1 साल से इसको ट्रैकिंग पे रखा हुआ था मेहुल जी ने। तो इस पर मैं जैन साहब आपसे समझना चाहता हूँ, ये मेहुल जी अगर 1-1 साल तक स्टॉक को ट्रैकिंग पे रखते, क्या ये वैसे ही जैसे बहुत सारी जांच एजेंसियां किसी का फोन टेपिंग पे रखती है, किसी के मूवमेंट को टेपिंग पे रखती है, फिर देखती है अब पकड़ में आए, जब वो ऐसे ही कुछ हुआ होगा जस्ट डायल में? जैसा आपकी क्या राय है? अनिल जी, ये ऐसे क्यों, ये मतलब जांच करने के बाद, पूरी फोरेंसिक करने के बाद 1-1 साल लगाते हैं। बट एनीवेज दैट्स अ ग्रेट साइन, बड़ी बात है। तो जस्ट डायल को 1 साल तक ट्रैक करने के बाद फाइनली अब चार्ट पर मूव आया। तो सर मान लीजिए 1 साल में आपको ऐसा लगा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, फालतू छोड़ो, जाने दो, क्या करना है, ऐसा नहीं लगा कभी? नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है कि हमेशा इसको स्क्रीन पे लगा के रखते थे। एक 690 के आसपास का लेवल था जो हम अलर्ट लगा के रख देते सिस्टम में कि जब भी वो लेवल आता है तो हमको अलर्ट आ जाता है। तो आज अब शो करते करते वो अलर्ट आया कि ब्रेकआउट आ गया। जैसे ही कंफर्मेशन मिला मुझे तो मैंने ट्रेड रेकमेंड कर दिया। अच्छा, अलर्ट लगा के रखने का सिस्टम है। ओके, तो ये है जस्ट डायल, अलर्ट का फायदा हुआ और ब्रेकआउट की तैयारी, और स्टॉक देखिए दौड़ लगाता हुआ मेहुल जी की रिकमेंडेशन पर। आइए अनिल जी स्ट्रैटेजी भी ले लें, 3 ले लेते हैं। चलिए लेते हैं अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी आज की। सर कोई बदलाव नहीं है, उत्तर है 40 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 40 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स। यूरोप में हल्की फुल्की खरीदारी है। आज अमेरिका में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है फेड के पॉलिसी के हिसाब से, तो उस पर रहेगी नज़र। और अदरवाइज बाकी सब तो ठीक ठाक है। हमारे बाजार भी एकदम फ्लैट है। निफ्टी, बैंक निफ्टी 160 ऊपर, क्या करके जाए? तेजी एक ही वर्ड है अभी तो। अपना व्यू वही चल रहा है। जब भी गिरावट में दिखे, जब भी सही लेवल पे दिखे। अब आप देखिए कहाँ 13,265 भी नहीं मिल रहा है क्लोजिंग पे, 13,300 की क्लोजिंग है, तो कोई बुरा नहीं है। बैंक निफ्टी तो आपका और बेटर क्लोजिंग हो रहा है। इस पूरे रनअप का सबसे बेस्ट क्लोजिंग आपको मिला था 43,685, ये सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है आज जो मिलने वाली है। सो बढ़िया ही क्लोजिंग है, तो आप बने रहें, डटे रहें तेजी के रुझान के साथ में। किसी को डर लगता हो ओवरनाइट की भाई कुछ खराब खबर आ जाए तो 18,200 या 18,150 का पुट खरीद कर हेज कर सकते हैं। ठीक है। और 43,200 या 43,300 का पुट खरीद कर आप इधर हेज कर सकते हैं। प्रीमियम कौन देनी है तो 43,000 का पुट खरीद लें। वीकली एक्सपायरी के दिन आप अच्छा बंद हो रहे हैं। ये 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे में दिमाग मत लगाइए। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या देख लीजिए। अब भी ब्रॉडर मार्केट में तेजी का मूड माहौल बना हुआ है, वहाँ पर खरीदारी है। तो रुझान डायरेक्शन पूरा क्लियर है। खरीदारी की पोजीशन को बरकरार रखना है, कोई टेंशन नहीं। ओके, ये है आपके लिए अनिल जी की राय। तेजी की पोजीशन मेंटेन करिए। आइए जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके लिए भी बिल्कुल एक कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है इस समय?
वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप मॉर्निंग में एक हमने हीरो जीरो ट्रेड दिया, वो डबल हो गया एंड कल जो हमने लॉन्ग ट्रायंगल दिया था उसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट देखने मिला सुबह, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा था मॉर्निंग के ट्रेड में ऊपर की तरफ। फिर हम देख रहे हैं कि अब वापस फ्लैट हो चुके हैं निफ्टी, बट बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है दीप। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ऑन द लोअर साइड 43,300 200 की जो रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दीप। जब तक ये होल्ड आउट करती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अपसाइड इज़ हायर। तो नेक्स्ट वीक का मैं कॉल ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में दीप, जो खरीदना है हमें, एंड दैट वुड बी 43,700 के स्ट्राइक का। 500 चल रहा है अभी, सो 200 रुपये ऊपर मैं स्ट्राइक चूज़ कर रहा हूँ, जो अभी 195 पर ट्रेड कर रहा है, सो इसको खरीदे। 43,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 195 पर आपको खरीदना होगा दीप। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो है वो 87 पर लगाना होगा इसमें। एंड ऊपर में जो टारगेट दीप इसका निकल कर आएगा, द फर्स्ट टारगेट विल बी 319 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 406, सो 319 406 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। 43,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। बैंक निफ्टी अगर 43,200 ब्रेक करता है देन 200-300 की रेंज ब्रेक करता है तो आई थिंक प्रॉब्लम है, अदरवाइज इट्स हेडिंग टूवर्ड्स स्लोली ग्रेजुअली टूवर्ड्स 43,700-800 फर्स्ट टारगेट्स तो हो रहेंगे। ओके, तो यह है जय की तरफ से 18 मई की एक्सपायरी अगले हफ्ते की 43,700 बैंक निफ्टी की कॉल खरीदने की। भरोसा है बैंक निफ्टी यहां से और आपको बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी पर व्यू। आइए हम बात कर रहे थे डॉक्टर रेड्डीज जो टॉप लूजर था और टॉप गेनर वायदा कारोबार का गुजरात गैस स्टॉक ऑफ द डे में, इसके बारे में भी बात करी थी। यहाँ पर भी हमने सुबह सुबह टारगेट्स भी आते हुए देखे, बट ऑफ कोर्स क्या है अब बाजार का रुझान, बुल या बेर? आइए जानते हैं। हमारे साथ अरमान और आशीष हैं तैयार, और बुल बने इस पर अरमान। बताएं अरमान, आज तो बड़ी तेजी भी आई है, क्या है तेजी के तर्क? जी बिल्कुल, अगर आप नतीजे देखें तो नतीजे तेजी का ही कारण बन रहे हैं। जो नतीजे इतने बढ़िया आते हुए दिखे थे और उसी के साथ साथ इस लेवल पर भी जो वॉल्यूम्स है वो 20% के आते हुए दिखे हैं। या अगर आप पिछले 4 साल से देखें तो कंपनी वो जो आय है, कंपनी की आय लगभग डबल हो चुकी है, कंपनी का मुनाफा लगभग 4 गुना हो चुका है और उनकी बोरिंग्स अगर आप देखेंगे तो 2200 करोड़ से घट के सिर्फ 150 करोड़ पर आती हुई दिखी है। तो ये सब पैमानों से डेफिनेटली आप बुलिश बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि वरुण अपना प्रॉक्सी फॉर्म मुझे दे गए हैं, तो उनके तर्क जो है आपके सामने रख देता हूं। वो ये नहीं मान रहे, सेक्टर एनालिस्ट हैं, बता रहे कि नतीजे अच्छे नहीं है क्योंकि कंपनी ने क्या किया, वॉल्यूम को सैक्रिफाइस किया है, वॉल्यूम मार्जिन्स को सैक्रिफाइस करके वॉल्यूम्स यहाँ पर गेन करते हुए नजर आए हैं। और इंडस्ट्री के मुकाबले अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्हें नतीजे अच्छे नहीं रहे, मान रहे कि काफ़ी कमज़ोर है कंपेरेटिवली। देखिए, अगर आप देखें मोरबी का, जो आपने वॉल्यूम्स की बात करी, तो मोरबी में जो इंडस्ट्रीज की जहां पर अगर आप देख रहे हैं वो लगातार जैसे अब प्रोपेन से गैस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसकी तरफ से आपको दिखेगा कि डिमांड यहां पर आती हुई जाएगी। उसी के साथ अगर आप बात करें कि नेचुरल गैस का जो फॉर्मूले में बदलाव है, उसके चलते जो प्राइसिंग को लेकर चिंता है वो भी खत्म होती हुई दिखेगी, उसका भी फायदा आता है। लेकिन देखिए, नेचुरल गैस का जो प्राइसिंग का फॉर्मूला है, इसमें फ्लोर भी है, सीलिंग भी है, तो यहाँ पर दोनों तरफ में जो है फायदा काफी सीमित रहता है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो ये भी माना जा रहा है कि मोरबी की जो वॉल्यूम्स आती हैं इस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा रहा है। और जैसे कि मैं बता था कि अब तक स्टॉक ने पूरे सेक्टर को अंडर परफॉर्म किया। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो एमजीएल 43% की तेजी यहां पर एक साल में देखने को मिली, आईजीएल भी करीब 40% चल गया, लेकिन गुजरात गैस यहां पर अभी भी 10% का नेगेटिव रिटर्न है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो बड़ा अंडर परफॉर्मर है। देखिए, यही चीज अब इसकी अच्छी चीज हो जाती है, क्योंकि अगर अंडर परफॉर्मर है और अगर रिजल्ट बढ़िया दे देता है तो आपको यहां से बढ़िया जो है मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। और अगर आप देखें ऑल टाइम, अगर आप देखें हाई से लगभग स्टॉक 40% के आसपास नीचे है। और ये जो गुजरात सरकार का अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें आप डिविडेंड की बात कर लीजिए, बायबैक की बात कर लीजिए, बोनस की बात कर लीजिए, इन नियमों का भी आपको यहाँ पर फायदा आता हुआ दिखे। लेकिन देखिए, फायदा लग नहीं रहा है। जेफरीज को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट और 5 रुपए से घटा दिया, 425 से घटाकर सीधे 420। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की अगर आप बात करें तो वो तो ओवरवेट ही है और 564 का टारगेट दे रहे हैं। किसके साथ जाए अनिल जी? आज स्टॉक ऑफ द डे में तो कमाल करा है इसने, बट क्या भी बनना चाहिए सर? गैस स्पेस में मेरी फर्स्ट चॉइस गुजरात गैस नहीं होगा, आज के लिए अलग बात है, आज के लिए अलग बात है, बट महानगर गैस बेटर ऑप्शन है। तो अगर एक ही लेना है तो महानगर गैस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, तो भरोसा महानगर गैस पे ज्यादा है, बट ऑफ कोर्स आज गुजरात गैस की शानदार आउट परफॉर्मेंस रही है। बाजार की भी आउट परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रही है। निफ्टी पर देखें एकदम फ्लैट बंद होते हुए दिख रहे हैं, कुछ ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं आया। 2 दिन से थोड़ा कंसोलिडेशन निफ्टी पर आ गया है। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर आपको बंद हो रहा है, ओपनिंग लेवल से थोड़ा हायर आपको, यार ओपनिंग लेवल्स के आसपास 200 पॉइंट ऊपर ही खुला था, अब 200 पॉइंट ऊपर ही बंद होने की तैयारी में आपको दिख रहा है।
टॉप गेनर आज का अदानी एंटरप्राइजेस था 5% ऊपर, बट जबरदस्त मूव आई है एशियन पेंट्स के। दमदार नतीजे थे ऑपरेशनल फ्रंट पर स्पेशली, और साथ ही बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ भी थी और उसकी वजह से स्टॉक 3.5% ऊपर रहा। HUL में अच्छी तेजी थी। इंडसइंड बैंक लगातार ये अच्छे एक्शन में रहा है, आज भी 1.5% ऊपर बंद हुआ है। इस पूरे हफ्ते इंडसइंड बैंक में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। अल्ट्राटेक ये भी पॉजिटिव था। NTPC, अदानी पोर्ट्स, ब्रिटानिया, मारुति, HCL टेक, HDFC लिमिटेड, UPL, टाइटन, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक। कल आने वाले नतीजों से पहले टाटा मोटर्स में भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। गिरावट स्टॉक ऑफ द डे डॉक्टर रेड्डीज, खराब नतीजों के बाद 7% नीचे। गिरावट L&T, ठीक ठाक नतीजों के बाद बड़ी मुनाफा वसूली 5.5% ऊपर। नोवेलिस के नंबर्स के बाद हिंडाल्को में 3.5% का कट। इसके अलावा डिवीज लैब आज कमजोर था। JSW स्टील में आपने वीकनेस देखी। ITC भी 1% कमजोर रहा और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी बड़ा एक्शन नहीं दिखा। इन्फोसिस भी नीचे था और साथ ही TCS में भी आपने गिरावट देखी है। तो ये सारे दिग्गज स्टॉक्स जो आज आपको थोड़े कमजोर दिखे हैं, इसकी वजह से निफ्टी ऊपर नहीं आ पाया और एंड में एकदम फ्लैट बंद हो रहा है। वायदा कारोबार, गुजरात गैस तो ऑफकोर्स 5.5% ऊपर, वायदा कारोबार का टॉप गेनर था ही, बट वोडाफोन आइडिया में 5% का उछाल आपने देखा है। स्टॉक को अपने रेडार पर रखें। SBI कार्ड सुबह से एक्टिव हो रहा है। GNFC पॉसिबिलिटी है वायदा कारोबार के बैन से बाहर आ जाए। डेल्टा कॉप यहाँ पर थोड़े राहत की बात चल रही है, 3% ऊपर ये काउंटर रहा। रेन इंडस्ट्रीज में आज एक बाउंस बैक आया। JK सीमेंट एक्टिव था। सीमेंस नतीजों से पहले एक्टिव रहा। पिडलाइट यहाँ पर एक बाउंस था। बाटा सुबह वागले साहब की बाय कॉल, अच्छी मूव इस पर आ रही है। हैवल्स, ACC, ऑरेकल, ट्रेंट, यहाँ पर भी आपने पॉजिटिव रुझान देखा है। वीकनेस लॉरस लैब्स में थी, मेट्रोपोलिस में थी, एल्कम लैब, जाइडस लाइफ साइंसेज। ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स आज आपको कमजोर दिखे हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स यहाँ पर भी नंबर्स के बाद 2% का कट रहा। दीपक नाइट्राइट, इसके आने वाले हैं नंबर्स, उससे पहले स्टॉक 2% नीचे है। महानगर गैस में मुनाफा वसूली थी। इंडियन होटल्स में मुनाफा वसूली रही। फेडरल बैंक, इन्फो एज, इंडस टावर्स, PFC, PI इंडस्ट्रीज, इंडिया बुल्स हाउसिंग और हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। एंड ऑफ ट्रेड 18,300। अनिल जी, निफ्टी एकदम फ्लैट बंद होते हैं, बैंक निफ्टी 250। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आज के बाजार का, जहां हल्की सी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। मेरे ख्याल से फाइनल क्लोजिंग निफ्टी और सेंसेक्स में लाल निशान में दिखेगी थोड़ी बहुत, लेकिन बैंक निफ्टी आराम से मजबूती के साथ 43,500 के आसपास बंद होने की करेगा कोशिश, ये आप मानकर चल सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते आगे और देख लेते हैं और कहाँ बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। थर्सडे है आज अनिल जी। ओह यस, जैन साहब भी तो, जैन साहब आर यू रेडी? ओके, जैन साहब तैयार, पेन और पेपर। हाँ, पेन और पेपर लेकर जैन साहब तैयार है, और बाकी लोग भी पेन पेपर ले लें। जिनको अपनी मेमोरी पे जरूरत से ज़्यादा भरोसा है तो अलग बात है, उनका भी मैं टेस्ट ले लूँगा। लेकिन आइए, तब तक हर गुरुवार बात दुनिया की, आपका पसंदीदा शो, जहाँ पर दुनिया भर से आपको बेहद इंटरेस्टिंग खबरें सुनने और देखने को मिलती है, और हम 3:30 बजे आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक, ताकि आपका मूड बन जाए कि शो तो हम पूरा देखेंगे। तो पहले आज के शो की झलक जानिए, कहां खोज हुई नशे की लत से बचाने वाली चिप की। 700 साल से भी पुराने और बेशकीमती गहनों की सबसे बड़ी नीलामी। अब रॉकेट नहीं, गुब्बारे से कीजिए अंतरिक्ष की सैर। समंदर के भीतर मछली कैसे ढूंढती है अपना रास्ता। दिखाएंगे वो सड़क जिस पर दौड़ते ही ईवी हो जाएगी फुल चार्ज। देखिए दुनिया भर की रोचक खबरों का पिटारा, बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर, सिर्फ जी बिजनेस पर। तो आज शाम की कुछ बेहतरीन खबरें, और जैसे आपने देखा 5 खबरें हमने बताई। नशा छुड़वाने वाली चिप, और चिप लग जाएगी तो वंडरफुल। 700 साल पुराने गहनों की नीलामी, गुब्बारे से आप जाएंगे अंतरिक्ष में, समुद्र में रास्ता बिना GPS के कैसे ढूंढती है मछलियाँ वो टेक्निक, और इसके अलावा ऐसी सड़क जिस पर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे अपने आप चार्ज हो जाएंगे। बताइए किसको कौन सी स्टोरी पसंद आई है? अगर आपको कोई विशेष पसंद आई, जी जय बताइए। अनिल जी, वो गुब्बारे से अंतरिक्ष जाने वाली जो स्टोरी अनिल जी, वो इंटरेस्टिंग है, और उसमें अनिल जी मेरा तो एक रिक्वेस्ट है आपको और आपकी टीम को कि अनिल जी ये एलन मस्क साहब को भी ये क्लिप भेजी जाए, तो अनिल जी वो भी अगर गुब्बारे से वहाँ पे पहुँचाएंगे सारी चीजें, तो उनका तो काम ही अनिल जी वो है स्पेस वगैरह का सबका, तो अनिल जी कॉस्टिंग काफी नीचे आ जाएगी, और अगर मार्जिन बढ़ते तो हम भी बाद में उनका शेयर ले पाएंगे। मतलब आपको अंतरिक्ष में जाने में ज्यादा इंटरेस्ट है शेयर लेने में? ये है पक्का गुजराती आदमी, अंतरिक्ष में जाने में इंटरेस्ट नहीं है, शेयर खरीदने में इंटरेस्ट है।
अनिल जी प्रॉफिट होएगा, अनिल जी तो बेहतर ही है, फिर उससे और 2-3 जगह पे भी घूम के आएंगे। लेकिन जय की पूरी चेकिंग करने के बाद ही बिठाया जाए, कहीं कोई आलपिन लेके गुब्बारे में न बैठ जाए। पता चला कि ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहे हैं वापस। ओके, तो ये है आपके लिए अंतरिक्ष गुब्बारा। अच्छा जी जैन साहब बताइए। हाँ, मुझे ये ईवी रोड चार्टर वाली न्यूज एक अच्छी लगी, और पहली तो देखिए बलून वाली न्यूज थी, वो ऑलरेडी जय ने बोल दिया, और बाकी 700 साल पुरानी ज्वेलरी वाली भी ठीक है। ओवरऑल वो चिप वाली न्यूज भी है, आज काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। तो बलून इज नंबर 1, नंबर 2 इज ईवी रोड चार्टर। तो ऐसी सड़क जिसपे अपने आप चार्जिंग होती रहे। नॉर्वे में एक ऐसा हाईवे बनाने की बात हो रही है, नॉर्वे में इंटरेस्टिंग होगा सर अगर। हाँ बिल्कुल, तो मजा आ जाएगा लोगों को, गाड़ी भी चलती रहे, चार्ज भी होती बॉम्बे रहे। में तो हमारी पूरे दिन चार्ज ही रहेगी, गाड़ी पूरा टाइम रोड पे रहती है, मूव भी नहीं करती। 100% बैटरी चार्ज पे रहेगी। हाँ हमेशा, तो उसमें बैटरी 100% चार्ज पे अगर आप चार्जर लगा के रखते तो जल्दी बैटरी खराब होती है, ऐसा भी बताया जाता है। तो हमारी तो बैटरी और जल्दी खराब है, क्योंकि बॉम्बे में तो आप रोड पे ही ज्यादा रहते हैं। महालक्ष्मी सिग्नल पे भी पूरा चार्ज। 1-2 सिग्नल है हमारे पास ऐसे जहाँ पे पूरी चार्ज हो जाती है, 1-2 पैचेस भी ऐसे वहाँ के बीच में अपने आप वहाँ ले जाके गाड़ी रख दो, चार्ज हो जाएगी। ओके, तो चलिए ये है बात दुनिया की। ये शो मिस मत कीजिएगा 4:30 बजे, आपके लिए बेहद खास। और इसके अलावा स्मॉल के फंड्स में लोगों का आकर्षण। अच्छा, इससे पहले आपकी खबर, आपका फायदा भी तो शो है ना। तो चलिए, क्या व्हाट्सएप आपकी हमारी जासूसी कर रहा है? चौंकिए नहीं, दरअसल व्हाट्सएप पर गंभीर आरोप ये लगे कि ऐप बैकग्राउंड में यूजर्स के माइक्रोफोन को एक्सेस करता है। तो क्या वाकई सेफ एंड सिक्योर ऐप का दावा करने वाला व्हाट्सएप हमारी प्राइवेसी में सेंध लगा रहा है? आज इसी पर करेंगे हम बात, इसी विषय पर होगी हमारी बातचीत। करेंगे कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और साथ ही बैकग्राउंड में माइक्रोफोन कैसे काम करता है, इस पर भी हमारे एक्सपर्ट से करेंगे बातचीत। और हमारे साथ व्हाट्सएप है या जासूसी ट्रैप है, यह हमारे शो का नाम है। और अमित दुबे साहब होंगे साइबर एक्सपर्ट, राहुल त्यागी साहब होंगे सेफ सिक्योरिटी के को फाउंडर, और आशुतोष श्रीवास्तव होंगे साइबर लॉ एक्सपर्ट। इन तीनों से करेंगे बातचीत। एक्चुअली कोई तो व्हाट्सएप पे तो नहीं, लेकिन फ़ोन पे तो कोई सुनता ही होगा ना। सुनता ही होगा, बिल्कुल सर। जैसे अब हम दोनों अपन बात कर रहे हैं, अभी देखो मैं बताऊँ, जैसे मैं आपसे बात करते करते बोलूँगा एकदम हे सीरी, ये देखो सीरीज एक्टिव आ गया। तो इसका मतलब माइक तो आपका एक्टिव है, थ्रू माइक एक्टिव। ये देखो, इसका मतलब ये कोई तो सुन रहा है, 100% आपकी हर बात सुनी जा रही है। बिल्कुल है, प्राइवेसी का तो काम ही नहीं, आपके सामने लाइव एग्जांपल बता दिया। नहीं तो हम दोनों बात करें तीसरे को क्या मतलब। आपकी सारी एड्स भी ऐसी टारगेटेड है। हाँ, जिसकी बात करते उसकी ऐड आने लगते हैं, आ जाएगी आपको। हाँ, ये आपके साथ भी होता है। मुझे लगता है मेरे साथ होता है। हाँ। अब तो आप बोलो क्या सोचो तो भी वो ऐड आ जाती है, बोलो नहीं सोच लो तो भी आ रही है। हाँ। ये अभी तक नहीं हुआ। ये भी ऐसा। अच्छा, ओह माय गॉड। डिस्कस किया आपने बंदे के बारे में। वो फेसबुक पे आ जाएगा कि आप हाँ उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह। अच्छा, ये वहाँ से आती है। गजब है, मतलब वो कहना हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे आपको याद किया आप आ गए तो ओहो भाई संग, मतलब फोन नहीं है, मतलब गले में घंटा है आपके। तो चलिए, ये विशेष शो आज आप देखिएगा जरूर। इसके अलावा मनी गुरु में स्मॉल कैप फंड में लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। एमपी के अप्रैल की जो डेटा है उससे पता चलता है कि लार्ज कैप शेयरों में और फंड्स में निवेश कम आया है, स्मॉल और मिड कैप फंड्स में पैसा ज़्यादा लगाया है लोगों ने। क्या वजह है? स्मॉल कैप इंडेक्स में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। स्मॉल कैप बड़ा निवेश। हमारे साथ होंगे अनिल चोपड़ा साहब, ग्रुप डायरेक्टर बजाज कैपिटल, और श्वेता रजानी जी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट से। इसके बाद रात को 8 बजे हमारी प्राइम टाइम स्टोरी इंडिया 360 डिग्री। गो फर्स्ट मामले में पूरी एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी कुछ सीखने पर मजबूर हो चुकी है, और एनसीएलटी में जाने के बाद कंपनी रिवाइव होगी या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन आम यात्रियों का पैसा फंसा हुआ है, ये कब और कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। जी बिजनेस शुरू से इस मामले में कंज्यूमर्स की परेशानी हाईलाइट करता है, और अब इस मुहिम को हम और आगे जोर शोर से लेकर जा रहे हैं। लगातार अपनी बुलेटिन्स में भी यात्रियों के फंसे पैसे पर फोकस कर रहे हैं, और साथ ही ऐसे मामलों में सरकार के हस्तक्षेप और एयरलाइंस के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी जैसे इनोवेटिव कदमों की संभावनाओं पर भी हम बातचीत करेंगे कि अगर एक एयरलाइंस बैठ जाए तो उसके पैसेंजर्स को दूसरी एयरलाइंस एक मौके के तौर पर न देखे और किराया अनाप शनाप न बढ़ा दे, बल्कि उनको ले जाने की संभावनाओं पर फोकस करे। इस पर आज की हमारी विशेष कवर स्टोरी है, गो फर्स्ट टिकट के पैसे मिलेंगे कैसे। इसके अलावा
हरियाणा के नूह जिले में पुलिस ने ठगों के इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया कि आप चौंक जाएंगे। 5000 पुलिसकर्मियों ने, सुनिएगा ध्यान, 5000, हाँ 5000 पुलिसकर्मियों ने 14 गांवों में एक साथ छापा मारा, 125 लोगों को गिरफ्तार किया। चौंकाने वाली बात यह कि ये सभी साइबर ठग देश भर में 28,000 केसेस में आरोपित थे और 100 करोड़ से ज़्यादा की ऑनलाइन ठगी कर चुके थे। सोचो, ये बिजनेस है, शुरू से ऐसे ठगों से आम लोगों को और पुलिस को आगाह कर किया है और हमारी मुहिम के बाद ऐसे केसेस में कार्रवाई और तेज हुई है। और आज इसी पर इंडिया 360 डिग्री में हमारी दूसरी स्टोरी होगी हरियाणा का जामताड़ा। जामताड़ा तो आपको पता ही है, जहाँ से सारे के सारे साइबर फ्रॉड शुरू हैं और अब हरियाणा में भी इस तरह की चीज होती हुई दिखी है। तो यह है हमारी आज की खास पेशकश। 18 पॉइंट नीचे बंद हुआ है 18,300 के ठीक नीचे निफ्टी, और सेंसेक्स बंद हुआ है 35 अंक नीचे 61,900 पर। 144 अंकों की तेजी रही निफ्टी बैंक में 43,475 पर। समाचार समाप्त हुए। डाउ फ्यूचर 27 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स 45 पॉइंट ऊपर है। आपके लिए विदा लेने का वक्त है। बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जैन साहब, हिमांशु जी और साथ ही वागले साहब का भी शुक्रिया, मेहुल कोठारी साहब, श्रीकांत जी और जय ठक्कर साहब का भी दिल से धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। कल वीकेंड सेशन, वाओ वेरी नाइस। कल वीकेंड सेशन में कुछ अलग किया जाए, करेंगे। चलिए, और कुछ रिसर्च का भी जो आज सुबह मैंने आपको वादा किया था उसकी भी तैयारी अगर फिनिशिंग टच दे रहे हैं हो गया तो कल सुबह आपके सामने हम एक बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च भी रखेंगे। फिलहाल मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए, और मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है कुछ बड़े एक्शन को आगे ले जाने के लिए कमोडिटी मार्केट से। मृत्युंजय बताएं।